Hey everyone, welcome to an academy. My name is तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। मजे में? चलो अच्छी बात है। चलिए, तो हम इवैल्यूएशन टॉपिक को पढ़ रहे थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं टाइप्स पे आ गया था और मैंने बोला था हम टाइप्स को कल पढ़ेंगे। हम यहाँ पर थे। देखिए, ये ना टॉपिक ऐसा है, इसमें आपको सिर्फ समझना है, ठीक है जी। इसको पढ़ोगे तो नॉर्मल चीजें हैं, बस इसका जो बेसिक फंडा होता है ना, सिर्फ उसको आपने समझने की कोशिश करनी है कि अच्छा इसमें कहा क्या जा रहा है, इसके बारे में बात की जा रही है। सिर्फ इस चीज पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। और किसी चीज पे हम ध्यान नहीं देंगे, बस फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले वो क्या बोलते हैं कि जो हमारी इवैल्यूएशन है ना, उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहली होती है बिफोर इंस्ट्रक्शन, सेकंड आती है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन और थर्ड आती है आफ्टर इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। अच्छा, संजू का जन्मदिन है। संजू, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए जिंदगी में, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और आने वाला जन्मदिन अपने जेआरएफ के साथ ही सेलिब्रेट करें। तो प्री का मतलब या बिफोर इंस्ट्रक्शन का मतलब है जब आपने अभी इंस्ट्रक्शन देना शुरू नहीं किया, इंस्ट्रक्शन से पहले की बात है। देन आता है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जहां पर इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो, और फिर आता है आफ्टर इंस्ट्रक्शन, यहां पर आप इंस्ट्रक्शन दे चुके हो, उसके बाद क्या किया जाएगा हम उस पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, है ना। हम उस पर क्या करने की कोशिश करते हैं, हम ध्यान देने की कोशिश कर सकते हैं। अरे यार, ये पॉइंट मैंने कल बताया आप लोगों को, आप लोग थोड़ा सा लॉजिक क्यों नहीं लगाते? मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर जो कंपैरिजन होता है वो किसके साथ होता है, बताया था ना, स्टैंडर्ड्स के साथ। कंपेयर तो आपको दोनों जगह पे करना ही पड़ेगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है जजमेंट देने के लिए, वहां पर कंपेयर किया जाता है क्वालिटी के साथ, ताकि हम क्वालिटी को क्या कर सके, एनहांस कर सके। ये मैंने कल भी समझाया था। अब मुझे नहीं पता आपने कल की क्लास को देखा था या जब आपने सुना था या नहीं सुना था, क्योंकि ये पॉइंट कल भी मुझे किसी ने पूछा था और कल भी मैंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया था। कल भी ये पॉइंट क्लास में डिस्कस हुआ था। मुझे नहीं पता कि आपने उस क्लास उसको देखा या नहीं देखा, ये हमने कल एक्सप्लेन किया था। तो हम इसमें एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में सबसे जो कीवर्ड है वो क्या है, वो है एंट्री बिहेवियर। एक स्टूडेंट के एंट्री बिहेवियर को चेक किया जाता है। एक स्टूडेंट के एंट्री बिहेवियर को चेक किया जाता है। क्या किया जाता है? एक स्टूडेंट का एंट्री बिहेवियर चेक किया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे प्लेसमेंट में हम ये देखेंगे कि क्या राइट पर्सन को राइट प्लेस पे लगाया जाए। जैसे जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो भी आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, वो इसी कंसेप्ट पे होता है, वो इसी कंसेप्ट पे होता है
कि जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि भाई जिस बच्चे को अगर आप 5वीं क्लास में एडमिशन करा रहे हो तो क्या वो 5वीं क्लास में जाने लायक है भी या नहीं है, राइट? कि जिस बंदे को आप 5वीं क्लास में एडमिशन दे रहे हो क्या वो 5वीं में जाने लायक है या नहीं? एक सेकंड वेट करना। एक मिनट। राइट पर्सन एट द, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो सारे इसी के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। बिफोर अंडरटेकिंग द टीचिंग लर्निंग, मतलब जो टीचिंग लर्निंग है उसके शुरू होने से पहले, जो टीचिंग और लर्निंग है ना उसके शुरू होने से पहले जब हम बात करते हैं किस चीज की, कि भाई हम बच्चे को जो एडमिशन देना चाहते हैं जिस क्लास में वो आएगा उसमें उसका एंट्री बिहेवियर कैसा है, तो मतलब राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि सही बंदा सही जगह पे हो, हमें पता हो कि बच्चे का लेवल क्या है, क्या वो उस लेवल को मीट कर पा रहा है, टीचर उसके अकॉर्डिंग चीजों को प्लान करता है और एजुकेटर अपना सारा कंटेंट उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करेगा, ठीक है। कई बार पता क्या होता है, जैसे कोई बच्चा प्राइमरी स्कूल से इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाता है तो कई बार आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि वहां पर प्राइमरी स्कूल में जाता है और फिर सेकेंड इंग्लिश स्कूल में जाता है तो उसको एक क्लास पीछे रख देते हैं, कई बार 5वीं से 6वीं में रखना होता है लेकिन वो बोल देते हैं कि हम तो इसको 4थी क्लास में रखेंगे, क्योंकि वहां पर जो पढ़ाई हो रही थी वो एक अलग लेवल थी, यहाँ पर जो पढ़ाई हो रही है वो एक अलग लेवल है, वो जो पढ़ के आया है उसका लेवल अलग है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो अलग है, ठीक है जी, क्लियर है? अरे बेटा पीडीएफ डाउनलोड कर लो यार, अब मैं क्या बताऊं इस क्वेश्चन का क्या आंसर दूं। अगर आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा तो आपको मालूम है तो क्लासेस तो नहीं रहेंगी, आप पीडीएफ तो डाउनलोड करके रख सकते हो ना सारी कोर्सेज की, वो तो मैंने सब दे रखी है। ये थोड़ा कॉमन सेंस की ही बातें हैं यार, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखा करो आप। इसमें क्या क्या चीजों को चेक करने की कोशिश की जाती है, डज द पपिल पोजेस रिक्वायर्ड स्किल्स एंड नॉलेज, की क्या वो जिस लेवल पे उसे हम भेजना चाह रहे हैं उस लेवल की उसके पास नॉलेज है, मास्टर्ड सम ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव और नॉट, whether the mode of instruction is suitable for pupils interest, और सेल्फ रिपोर्ट, इन्वेंटरीज, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स, और अलग अलग मेथड्स को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। हम क्या करते हैं, हम अलग अलग मेथड्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर दिस पर्पस। ये वही है, बस इसमें एक ही वर्ड है जो आप लोगों ने याद रखना है कि एंट्री बिहेवियर को चेक किया जाता है। स्टूडेंट्स के अंदर कौन से स्किल हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम है उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज को उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, एक ऐसी इवैल्यूएशन जो लगातार चलती है हर रोज, जैसे क्लास के बाद बच्चे को से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब एक पार्ट बनता है इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन टाइम। समझ रहे हो ना, इसमें की लर्निंग प्रोसेस देखा जाता है, मतलब इसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की जाती है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को इंप्रूव कर सकते हैं। सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज अ टिपिकल कंडक्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ अ प्रोग्राम और प्रोडक्ट, and it is conducted often more than once for the house staff of the program with the extent to improve। मतलब ये बार बार होती है। फॉर्मेटिव से ना आप एक बात याद रखो, फॉर से देखो, समझ रहे हो ना कि ये फोर मतलब 4 बार हो रही है तो इसको लगातार बार बार करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी, बार बार इसको करने की क्या करेगी, जरूरत पड़ेगी।
तो ये आपकी जो स्टेट प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होती है वो फर्स्ट स्टेज पे आती है, तो ये सेकंड स्टेज ऑफ इवैल्यूएशन होती है। और इसमें हम लगातार क्या करते रहते हैं, बच्चों को इवैल्यूएट करते रहते हैं, हम उनकी गलतियों को सुधारते रहते हैं। जैसे कभी यूनिट टेस्ट हो गया, कभी आप हर क्लास के बाद क्वेश्चन पूछ लेते हो ना, इस तरीके से लगातार उनको आप ऐड करते रहते हो। अगर लगातार आप उनको ऐड करते रहते हो, क्लियर है? एक सेकंड, ये फॉर्मेटिव मतलब जो ड्यूरिंग द क्लासरूम चलती रहती है हमेशा। अब इसके अंदर पता क्या, बेसिकली जैसे यूनिट के बाद जो टेस्ट होते हैं, जो आपके मंथली एग्जामिनेशन होते हैं, क्वार्टरली होते हैं, इस तरीके से ये सब चीजें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट बन जाती हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो फीडबैक होता है। इसका जो सेंट्रल आइडिया है ना इवैल्यूएशन का, वो है फीडबैक, कि इसमें हम बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि भाई वो कहाँ पे गलत कर रहे हैं, कहाँ पे सही कर रहे हैं, कि जो बच्चे हैं वो कहाँ पे गलत कर रहे हैं कोई चीज और कहाँ पे वो सही कर रहे हैं। तो क्लियर है? इसके बाद एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होती है, तो उसके लिए ये बेस बनता है। उसके लिए क्या बनता है? ये बेस बनता है। देखिए अब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यूनिट एंड एग्जामिनेशन है। अब कहीं कहीं पर इसको आप सबमिटिव पढ़ोगे और कहीं कहीं पर इसको फॉर्मेटिव पढ़ोगे, तो आप इसके बारे में श्योर नहीं हो सकते। एनटीए ने मोस्टली इन चीजों को क्या माना है? सबमिटिव मानते हैं। सबमिटिव, इनको सबमिटिव बनाने का एक पॉइंट भी है कि सबमिटिव में हम एक चीज को समराइज करने की कोशिश करते हैं। अगर यूनिट के एंड में वो टेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब वो यूनिट को समराइज किया जा रहा है। समझ रहे हो ना? आपके पेपर में भी ये जो यूनिट टेस्ट है या जो मंथली एग्जामिनेशन है ना, इन या क्वार्टरली और हाफ ईयरली है, इन सभी को सबमिट में माना जाता है, सबमिटिव। उसका रीजन क्या है कि सबमिटिव का नेचर क्या है कि भाई चीजों को समराइज किया जाए जितना भी पढ़ाया गया है, फिर वो चाहे 4 दिन के दिन में पढ़ाया गया, चाहे वो एक यूनिट में पढ़ाया गया, किसी में भी पढ़ाया गया। तो इसके हम जब पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे, वहां पर जो एनटीए की एंड से इस चीज को एक्सेप्ट किया गया है, उसी को हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इसके बाद होती है, क्योंकि समेटिव जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है ना, उस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हमें क्या पता चल जाता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हमें यह पता चल जाता है कि बच्चों के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही। समेटिव में, सॉरी, डायग्नोस्टिक में हमें यह पता चल जाता है कि बच्चों को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जैसे हमें पहले भी पढ़ा था, जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है, डॉक्टर डायग्नोस करता है तो उससे वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है ना, वो क्या करने की कोशिश करता है? वो प्रॉब्लम्स को ही डायग्नोस करने की कोशिश कर रहा है। लर्निंग डिफिकल्टीज के बारे में हम यहां पर डिस्कस करते हैं। सो जैसे अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एज इट हेल्प टू इंप्रूव द प्रोग्राम। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मेन पर्पस होता है फीडबैक प्रोवाइड करना। क्या होता है? फॉर्मेटिव का मेन होता है फीडबैक प्रोवाइड करना, मतलब फीडबैक प्रोवाइड करना। जैसे एग्जांपल में क्या आएगा? आस्किंग स्टूडेंट्स टू सबमिट 1 और 2 सेंटेंस आइडेंटिफाइंग द मेन पॉइंट। जैसे लेक्चर खत्म हो जाता है, तो टीचर आपसे उस लेक्चर से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछ लेता है छोटे छोटे, कि बताओ कि ये चीज इस तरीके से है, ये चीज इस तरीके से। बस ये आपकी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है। ये क्या होती है? ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है, राइट। अब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं? देखो, जो डेली डे टू डे एक्टिविटीज होती है ना, याद रखिए, अब इसको पढ़ोगे चाहे ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। डे टू डे हर रोज क्लास के अंदर जो फीडबैक से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, वो फॉर्मेटिव का पार्ट बन जाती है, राइट। डे टू डे एक्टिविटीज, जैसे बच्चों की इंगेजमेंट एक्टिविटीज में बच्चों से क्वेश्चन पूछना, बच्चों के क्विज़िस परफॉर्म करवाना, ये सारी चीजें किसका पार्ट बन जाएंगी? These all things become the part of your formative evaluation. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का ये क्या बन जाएंगी? पार्ट बन जाएंगी।
फीचर्स क्या है? देखो फीचर्स में कुछ नहीं है, बच्चों की जो पहले की नॉलेज है और एक्सपीरियंस है उसको इस्तेमाल किया जाता है, उनकी लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। और फॉर्मेटिव के दौरान ना, क्योंकि हम बच्चों को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो यहां पर हम उनको क्या करते हैं, एक नॉन थ्रेटनिंग या एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को ऐसा लगे कि हाँ यार क्लास चल रही है, यहां पर हम सीखने के लिए आ रहे हैं, टीचर हमें डांट नहीं रहे, टीचर हमें झिड़की नहीं दे रहे हैं, टीचर हमें फालतू में परेशान नहीं कर रहे हैं। तो इंटरेक्टिव कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। प्रॉपर फीडबैक है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। चांस टू लर्नर टू रिफ्लेक्ट देयर परफॉर्मेंस, बच्चे अपनी परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं और वो पैरामीटर्स को भी समझने की कोशिश करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग फिर समेटिव में उनको जज किया जाता है। ठीक है जी, वो उन पैरामीटर्स को भी समझ लेते हैं जिन पैरामीटर्स के बेसिस पे उनको समेटिव इवैल्यूएशन में क्या किया जाएगा, जज किया जाएगा। अब यहां पर ना एक पॉइंट आती है, जब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है ना, तो ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं होती है, ये टीचर के लिए भी होती है। मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में टीचर बच्चों की परफॉर्मेंस नहीं, साथ में खुद की परफॉर्मेंस को भी देखेगा। समझ लो ना, कि अगर बच्चे समझ नहीं पा रहे तो जरूरी थोड़ी है कि बच्चों का ही कसूर है भाई। अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो हो सकता है मेरे एंड से कोई गलती हो रही हो, मैं बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ा रहा, तो टीचर अपने मेथड्स को भी क्या करेगा, रिव्यू करेगा, मॉडिफाई करेगा, उनको रीटीच करने की कोशिश करेगा कि यार मेरे से ही गलती हो रही है, मेरे एंड से ही कोई प्रॉब्लम है। तो अगर स्टूडेंट के एंड से प्रॉब्लम है तो उसको भी सही करेंगे, और अगर आपके एंड से कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी सही करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे क्विजेस वगैरह जो चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल वगैरह होते हैं, ठीक है, डिस्कशन होते हैं, मेथड्स, ठीक है, ये देख लीजिएगा। आप खुद सोचो यार, आप क्लास में पढ़ रहे हो या आप क्लास में पढ़ा रहे हो, तो जो डेली बेसिस पे आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, दैट्स इट। डेली बेसिस पे एक्टिविटीज परफॉर्म करके बच्चों को जब आप इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, उसी को हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो क्या करते हैं हम, क्लासरूम की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हैं, नॉन वर्बल फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं। ठीक है, पता है ना ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चों के मुंह से ही टीचर को पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, होता है या नहीं? बच्चों के फेस से ही, फेशियल एक्सप्रेशन से ही हमें पता चल जाता है कि बच्चे क्या, जैसे काम नहीं किया या किया है ना। क्लासरूम एक्टिविटीज, इनफॉर्मल क्वेश्चन डिस्कशन, स्टूडेंट्स की सेल्फ इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, these all things become the part of your formative evaluation। अब आता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस में कीवर्ड क्या है, लर्निंग डिफिकल्टीज। अब फॉर्मेटिव में आपको पता चल जाएगा कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब वो प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे करेक्ट किया जाता है। फिर किसका रोल आता है, फिर रोल आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का। प्रॉब्लम इन द टू पिन पॉइंट एनीथिंग रॉन्ग इन द प्रोग्राम, कि प्रोग्राम में क्या गलत हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम डायग्नोस करते हैं। मतलब हम वो बच्चा जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उस प्रॉब्लम के बेसिस पे उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जो कीवर्ड है वो क्या है आपका, लर्निंग डिफिकल्टीज। कीवर्ड क्या है, लर्निंग डिफिकल्टीज, कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं भाई इस चीज को सामने रखते हुए। व्हाट आर द बेसिक लर्निंग प्रॉब्लम्स, लर्निंग डिफिकल्टीज। डायग्नोस्टिक इज कंडक्टेड अलोंग विद द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, मतलब फॉर्मेटिव के साथ ही ये कंडक्ट की जाती है, क्योंकि फॉर्मेटिव में आपको फीडबैक मिलती रहती है और उसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हो। और फॉर्मेटिव का डायग्नोस्टिक का सबसे बड़ा फीचर पता क्या है, कि ये पीछे की तरफ देखती है, ये पीछे की तरफ देखती है, ये आगे की तरफ नहीं देखती है। क्योंकि डायग्नोस कैसे करोगे, डायग्नोस्टिक कैसे करोगे, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपने बोला कि मेरा पेट खराब है, तो डॉक्टर क्या पूछेगा, कल रात क्या खाया था, ऐसा ही पूछता है कि आपने क्या रात क्या खाया था। तो पहले की चीजों को चेक किया, तभी तो प्रॉब्लम आ रही है ना। अगर आपने पहले सपोज कल आपने बर्गर वगैरह पिज्जा कुछ बाहर से खा लिया, तो वही चीज तो आपको क्या बताती है, वही चीज तो आपका जो प्रॉब्लम आ रही है ना वही होगा ना। तो एनालिसिस करने के लिए पीछे की तरफ देखा जाता है,
कैसे देखा जाता है? हम पीछे की तरफ देखते हैं। व्हाट वी डू, हम पीछे की तरफ देखते हैं कि भाई पीछे क्या हुआ था जिसकी वजह से ये जो डिफिकल्टीज हैं वो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही। क्लियर? सो इट इज यूजली अकर एट द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल ईयर और बिफोर अ न्यू यूनिट, कोई भी नई यूनिट से पहले हो सकती है। इसमें बच्चों के अंदर जो भी लैकिंग आपको नजर आती है आप वो आइडेंटिफाई कर लेते हो। जैसे बच्चों के अंदर कोई पहले की नॉलेज की कमी है, बच्चों के अंडरस्टैंडिंग की कमी है, तो डायग्नोस्टिक से आप उन सारी चीजों को क्या कर लेते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो और उसके बेसिस पे आप फिर काम करना शुरू कर देते हो। जैसे ये देखा, यहाँ पे आप समझ रहे हो ना, जैसे असेस करते हो, फिर डिजाइन करते हो, फिर डेवलप करते हो, फिर इंप्लीमेंट करते हो और फिर इवेल्युएट करते हो। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब ये भी आपको डायरेक्ट पेपर में पूछा जा सकता है। ये बिल्कुल सिंपल होते हैं इसमें, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में आपको हमेशा ऑप्शंस हैं वो ज्यादा हेल्प कर देती है। जो ऑप्शंस लिखी हुई होती है ना वो आपको डायरेक्ट हेल्प कर देती हैं। ऑप्शंस को सामने रख के आप बड़ी आसानी से हर क्वेश्चन का क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। समझ आया? तो इसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब ये ना एक चार्ट है डायग्नोस्टिक का, वो मैं आपको समझाता हूं, इससे आप इस चीज को ज्यादा समझ पाओगे कि डायग्नोस क्या है, क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं। ध्यान से सुनो, डायग्नोस में क्या किया जा रहा है, एक फिजिकल क्लास का टीचर है, एक फिजिकल सब्जेक्ट का या फिजिकल साइंस का टीचर है, वो बच्चों को बोलता है क्या करने के लिए, हाई जंप लगाने के लिए। ये समझ भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, समझ लो जो मैं बता रहा हूं। ये सिर्फ एग्जांपल दिमाग में बिठानी है, ना तो इसको नोट करना है ना इसको पढ़ना है। सिर्फ वो हाई जंप लगवाना चाहता है, तो उसके पास 1 2 3 4 स्टूडेंट्स हैं जो हाई जंप लगाना चाहते हैं। तो अब जो एक प्रॉपर हाई जंप लगाया जाएगा, ठीक है, आप में से भी कुछ ना कुछ स्टूडेंट फिजिकल साइंस से होंगे तो उनको पता होगा कि हाई जंप कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए 1 2 3 4 5 और 6 अलग अलग तरीके की कंडीशंस हैं कि सबसे पहले तो आपके जो नीज हैं वो बेंट होने चाहिए, घुटने हैं वो मुड़े होने चाहिए, बोथ फीट लीव द ग्राउंड, लैंडिंग इज सेफ एंड कंट्रोल। समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजें हैं जो एक हाई जंप को प्रॉपर हाई जंप बनाएंगी। तो अब जो बच्चे हैं ना, जो जो चीजें वो कर रहे हैं उस पर टिक है, मतलब यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आप इसको सुधारोगे। पहले बच्चे, दूसरे के केस में उसने टांगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेट रखा हुआ था और वो काफी बार गिर गया था। तो ये डायग्नोस से पता चल जाता है कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। हाउ वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। समझ आया? बोलिए। अब क्लियर हुआ कि उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से सुधार सकते हैं, ये चीज है इंपॉर्टेंट। आई होप कि डायग्नोस का मतलब समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है सबमेटिव इवैल्यूएशन। सबमेटिव इवैल्यूएशन को एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी बोलते हैं, जो बिल्कुल एंड में होती है, जहां पर हम देखते हैं कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव, जो लास्ट रिजल्ट होता है ना, जैसे फाइनल रिजल्ट होता है, वो आपका सबमेटिव इवैल्यूएशन बन जाता है, जहां पर आप क्या करते हो, आप जजमेंट देते हो एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन पीरियड। इंस्ट्रक्शन पीरियड के एंड पे आप ये देखो, एंड रिपोर्ट। इंस्ट्रक्शनल पीरियड के एंड पे आप ये चीज चेक करते हो कि बच्चा पास हुआ है या बच्चा फेल हुआ, और इसी से आप बच्चों को अगली क्लास में भेजते हो, है ना? इसी से बच्चों को आप अगली क्लास में भेजते हो। यस, जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो, वो आपका एक तरीके से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो जाएगी, इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। और जो आप फाइनल एग्जाम दोगे, जो आपका नेट का फाइनल एग्जाम होगा, वो क्या होगा, वो कौन सा होगा, वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा, जजमेंट होगा, उसको आप सबमेटिव इवैल्यूएशन बोल दोगे कि यार ये सबमेटिव है, ये एंड में हो रही है। इसमें बच्चों को ग्रेड दिए जाते हैं, बच्चों को सर्टिफाई किया जाता है, बच्चों को एक क्लास से दूसरी क्लास में क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है।
बच्चों को एक क्लास से दूसरी क्लास में क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट किया जाता है, सर्टिफिकेट है वो आपको दिया जाता है। तो डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द स्टूडेंट हैव अचीव ऑर्गेनाइजेशनल कोर्स ऑब्जेक्टिव। जितने भी आपके कोर्स के ऑब्जेक्टिव थे, जैसे आप 5वीं क्लास हो, अगर आप 5वीं से 6वीं क्लास में जाओगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5वीं से 6वीं क्लास तक जाने का पर्पस क्या हुआ कि आपने क्या 5वीं क्लास में वो चीजें सीखी हैं या नहीं सीखी। ठीक है, आपने 5वीं क्लास में वो चीजें सीखी हैं या नहीं सीखी, यही चीज होगा। और ये एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन होता है और ये ट्रेडिशनल वे में होता है। मतलब आप, ठीक है, वैसे तो आपकी और हमारी एजुकेशन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 2-4 साल का है, बट डेफिनेटली 8वीं 10वीं क्लास में आपने भी फाइनल एग्जाम ही दिए होंगे। ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम तो आई थिंक बीकॉम एमकॉम से ही शुरू हुआ है, 10वीं तक तो आई थिंक जो नॉर्मल होता है वही रहता है। हम पूरा साल पढ़ते थे, बीच में हमारे छोटे छोटे एमएससी वगैरह होते थे, 1 सितंबर दिसंबर कुछ ऐसे एग्जाम होते थे। तो जो लास्ट में होता है ना, उस वो एग्जाम जो होता है वो आपका समेटिव होता है, राइट। हमने बीकॉम भी एनुअली की है, हमारी एमकॉम सेमेस्टर सिस्टम की थी। हमने जो बीकॉम की है वो भी हमारी एनुअल ही थी, वो हमारी एनुअल थी, बट जो हमारा दूसरा था मतलब एमकॉम था, वहां पर हमारा ये सेमेस्टर सिस्टम हो गया था। तो इसके अंदर हमारे पास एक एक्सटर्नल और टीचर मेड टेस्ट यूज किए जाते हैं, क्योंकि बच्चों को टीचर के भी पास भी 20 नंबर होते हैं ना। आप लोगों को मैंने बताया था कि एक असेसमेंट देनी होती है क्लास परफॉर्मेंस के बेसिस पे। क्लास परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप लोगों को टेस्ट मार्क्स मिलते हैं 20 नंबर के। 80 नंबर का पेपर होता था और साथ में 20 नंबर की एक इंटरनल असेसमेंट होती थी, टीचर के द्वारा दी जाती है, वो टीचर के द्वारा दी जाती है, वो टीचर के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो फॉर्मेटिव होता है बिफोर या ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन और समेटिव एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। पर्पस गाइड द टीचर इन प्लानिंग एंड इंप्रूविंग। तो फॉर्मेटिव में आपके पास चांस होता है चीजों को इंप्रूव करने का, बट समेटिव में आपके पास चांस नहीं है, क्योंकि समेटिव में तो आपने एंड रिजल्ट दे दिया है ना। समेटिव में तो आप लोगों ने एंड रिजल्ट दे दिया। समेटिव में आपने क्या कर दिया, समेटिव में आपने तो एंड रिजल्ट दे दिया कि बस ये हो गया, दैट्स इट, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तो अब इसमें क्या है, देखो एंड ऑफ द कोर्स होता है, सबसे पहले तो एंड में होगा ये। दूसरा, जजमेंट इज करेक्टर इन द सेंस दैट जस्ट अचीव द अचीवमेंट ऑफ द पपिल्स ने, या बच्चों ने कितना अचीव किया। एज अ प्रोडक्ट का मतलब जैसे फॉर्मेटिव एक प्रोसेस की तरह थी, लगातार चलती रहती है, और ये एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से एंड रिजल्ट है ना, एंड रिजल्ट, फाइनल आउटकम। इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, सिर्फ बच्चे टीचर की ऑब्जर्वेशन पे नहीं होती है। टीचर अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे असेसमेंट के 20 नंबर है वो दे सकता है, और कुछ असेसमेंट के बेसिस पे नहीं होता। इट डज नॉट पिन पॉइंट डिफिकल्टीज फेस बाय द लर्नर। तो डिफिकल्टीज किस में पता चलती हैं, डिफिकल्टीज तो डायग्नोस में पता चलेंगी। तो ये डिफिकल्टी कुछ नहीं बताता, ये तो रिजल्ट देता है कि पास है तो आगे बढ़ाओ, अगर फेल है तो उसी क्लास में रखो। तो इसमें बच्चों को ग्रेड दिए जाते हैं, और कभी कभी इसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा फेल हो गया तो उसको फेल बताना पड़ेगा कि भाई ये फेल हो गया, ये क्या हो गया, ये फेल हो गया है। तो उस केस में सम्स अप तो ये सब चीजों को टोटल कर देता है। स्कॉलस्टिक अचीवमेंट, ऑल ग्रेडिंग और सर्टिफिकेट दिया जाता है, और इट प्रोवाइड टर्मिनल फीडबैक टीचर और स्टूडेंट टू रीडिजाइन देयर टीचिंग एंड लर्निंग अकॉर्डिंगली। ठीक है, लास्ट में एक फीडबैक का पॉइंट भी आ जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि हाँ भाई, बच्चों को अगर टीचर को अपने आप में कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है तो वो अपने आप में इंप्रूव करेगा, और अगर स्टूडेंट के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो स्टूडेंट के अंदर भी हम क्या करेंगे, हम इंप्रूव करेंगे। समेटिव में क्या करते हो, पहले आप अपने गोल्स को डिटरमाइन करते हो। यूनिट टेस्ट समेटिव में कंसीडर करते हैं। यार मेरे को एक बात बता दो, जब मैंने आपको एक चीज का मीनिंग ही बता दिया तो फिर क्या जरूरी है कि मैं उसका एक एक लाइन पढ़ के बताऊं तभी आपको समझ आएगा? आप तो ना बच्चों वाली बातें करनी शुरू कर देते हो, एकदम ना तुम में ऐसा लगता है कि तुम ना अभी भी शायद पहली दूसरी क्लास में हो, कि मैंने एक एक चीज को लाइन बाय लाइन पढ़ के बताऊं। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया
कि जब पूरे टॉपिक का आपको मीनिंग समझ आ गया, उसके बाद तो आपको उसको पढ़ना है ना। मैं कब तक पढ़ाता रहूंगा, मैं आप सारी चीजें उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाद में जब आप रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यही आदतें तो चेंज करनी है ना, यही आदतें तो चेंज करनी है। फास्ट तो आपको पता नहीं है मैं फास्ट कितना पढ़ा सकता हूं, फास्ट का तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना फास्ट पढ़ा सकता हूं, उसके बारे में तो आपने अभी सोचा भी नहीं होगा। जब फास्ट पढ़ाऊंगा ना तब बता के पढ़ाऊंगा कि बेटा इसको फास्ट बोलते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल है। देखो यार, मैंने आपको बोला ना यूनिट टेस्ट है, जो यूनिट टेस्ट है एनटीए इसको समेटिव मानता है, दैट्स इट। तो एनटीए ने जो पीवाईक्यू में एक्सेप्ट किया है, हमें उसी चीज को क्या करना है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग इसको आप फॉर्मेटिव मानोगे और फाइनल में करके आओगे तो आपके 2 नंबर चले जाएंगे। तो पीवाईक्यू में जो चीज इसको एक्सेप्ट की गई है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है जी। तो पहले आप अपने गोल्स को डिटरमाइन करते हो, फिर आप अपनी ओरिएंटेशन जो भी आप पढ़ाना चाहते हो फिर उसको डिजाइन करते हो, फिर इवेल्युएट, कलेक्शन और ये जो पूरा आपका रिसर्च का जो प्रोसेस होता हो, जो रिसर्च का आपका पूरा प्रोसेस होता हो, ठीक है। अब समेटिव में हम क्या करते हैं, जब फाइनल आपके एग्जाम होते हैं तो क्या किया जाता है। सबसे पहले तो आपको क्रेडिटिंग मतलब क्रेडिट वर्दीनेस समझ रहा ना, कि विश्वास जो होगा तभी आप आगे की क्लास में जा रहे हो। सर्टिफाइंग, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आप 5वीं से 6वीं में हो गए हो, 6वीं से 7वीं में हो गए हो। प्रमोटिंग, तो प्रमोट कर दिया जाता है। और सिलेक्टिंग का मतलब होता है जो भी पर्टिकुलर कोर्स, समझ रहे हो ना। ये सिंपल पॉइंट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। दैट्स एज सिंपल एज इट इज कि भाई सर्टिफाई करेंगे, क्रेडिटिंग देंगे, उनको प्रमोट करेंगे, इस तरीके से वो आगे की क्लास में क्या हो जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। ये मैं आपको बाद में पढ़ाता हूं चार्ट इसका। अब एक चीज यहां पर याद रखना है, एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखिए जब फॉर लर्निंग होगा ना तो आपने याद रखना है कि फॉर्मेटिव की बात हो रही है बेटे। फॉर्मेटिव में जो आप डेली बेसिस पे कुछ करवाते हो ना, हर क्लास के बाद जब आप छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हो, और ऑफ लर्निंग को बोल देते हैं आप समेटिव। अब ये डिफरेंस पढ़ लेना आपका, क्योंकि ये दोनों टॉपिक मैंने डिटेल में पढ़ा दिए हैं, दोनों टॉपिक्स आप लोगों को क्या कर दिए हैं, डिटेल में पढ़ा दिए हैं। अब फॉर्मेटिव के लिए फॉर लर्निंग बोल दिया जाएगा कि भाई इंप्रूव करना चाहते हैं हम और बढ़ाना चाहते हैं। और समेटिव का मतलब क्या हुआ कि सबमिट करना चाहते हैं कि एंड में क्या रिजल्ट आएगा, हम उस चीज पे फोकस करना चाहते हैं। किस पे फोकस करना चाहते हैं कि एंड में रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ उस पे ध्यान देने की जरूरत है, राइट। तो ये एक किलपैट्रिक का इवैल्यूएशन मॉडल है, इसको हम ट्रेनिंग मॉडल भी बोल देते हैं, ठीक है। ये कई बार आप लोगों के पेपर में पूछ लिया जाता है। तो एक किलपैट्रिक ने एक मॉडल दिया है, ये ट्रेनिंग का मॉडल है कि किस तरीके से हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो उसने RLBR करके एक मॉडल दिया है। मतलब वो पहले क्या देखेगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रिएक्शन देखेंगे। The degree to which participants find the training favorable, engaging and relevant to the job। पहले उनको जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो हम ये देखेंगे कि उनका रिएक्शन कैसा है, क्या फेवरेबल है क्या अनफेवरेबल है। क्योंकि अगर उनका रिएक्शन फेवरेबल है वो तभी सीखेंगे। जैसे अगर आपको कोई पढ़ाना है, कुछ कोई आपको टीचर आपको कोई पढ़ाने आ रहा है तो आप तभी पढ़ोगे अगर आपका उसमें इंटरेस्ट होगा, अगर आपका दिल करेगा पढ़ने को, अगर आपको पढ़ने में मजा आएगा तो आप तभी पढ़ोगे। तो उस रेडीनेस को चेक किया जाता है, ये देखा जाता है कि क्या वो उस चीज को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देन आता है लर्निंग, फिर बात आती है सीखने की। द डिग्री टू विच पार्टिसिपेंट्स एक्वायर द इंटेंडेड नॉलेज, जो सिखाना चाहते हैं क्या वो सीख पा रहे हैं उस ट्रेनिंग के दौरान। और देन आता है बिहेवियर, वो सारी चीजों को सीखने के बाद क्या उनके बिहेवियर में वो चेंज नजर आ रहा है, समझ रहे हो ना। क्योंकि लर्निंग पहले आती है, बिहेवियर बाद में आएगा। लर्निंग से ही आपका बिहेवियर चेंज होता है। तो पहले आप कुछ सीखते हो, फर्स्ट यू लर्न समथिंग। क्या करते हो, पहले आप कुछ लर्न करते हो और उस लर्निंग के बेसिस पे आप अपने बिहेवियर को क्या करते हो, मॉडिफाई करते हो।
उस लर्निंग के बेसिस पे आपका जो बिहेवियर है वो चेंज होता है, और लास्ट में फिर जो एंड रिजल्ट थे जो आप अचीव करना चाहते थे। तो मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उनका रिएक्शन देखोगे। सबसे पहले आप उनका रिएक्शन देखोगे, रिएक्शन के बाद फिर वो लर्न करेंगे, फिर उनकी लर्निंग को देखा जाएगा, लर्निंग के बाद उनका बिहेवियर आ जाएगा, और बिहेवियर के बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, रिजल्ट्स आ जाएगा। ये बेसिकली एक ट्रेनिंग मॉडल है। ये कौन सा मॉडल है, ये हमारा ट्रेनिंग मॉडल है। दिस इज आवर ट्रेनिंग मॉडल। ठीक है जी। अब फॉर्मेटिव को हम इंटरनल इवैल्यूएशन भी बोल देते हैं और समेटिव को एक्सटर्नल भी बोल देते हैं। ठीक है, कल कंफ्यूज नहीं होना। अगर इंटरनल लिखा आ गया तो उसका मीनिंग आपने क्या समझना है कि इंटरनल का मतलब भी फॉर्मेटिव ही होता है। रिएक्शन का मतलब स्टार्टिंग में जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो हम उनका रिएक्शन देखेंगे कि वो ट्रेनिंग को लेके किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या वो नेगेटिव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनका रिएक्शन कैसा है। इसमें ना एक मिस्टेक हुई है, ये इधर वाला ना एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। ये वही है, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि डिटेल में पहले मैंने पढ़ा दिया है। वही जो चीजें रिपीट हो रही हैं उनको मैं दोबारा नहीं पढ़ाने वाला। इंटरनल इवैल्यूएशन, ठीक है, वही डिफरेंस कि यहाँ पर बच्चों के जो भी होता है वो हम लगातार फॉर्मेटिव बेसिस पे चलाते रहते हैं, और एक्सटर्नल के केस में हम लास्ट में रिजल्ट देखते हैं। तो ये आप लोगों की टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है जो यहाँ पर खत्म होती है। अब हम टाइप्स ऑफ टेस्ट को डिस्कस करेंगे। क्राइटेरिया और नॉर्म बेस्ड टेस्टिंग, हमारे पास 4 अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं। अभी उसको डिस्कस करेंगे। 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। नोट्स बनाने हैं, कैसे होना चाहिए। देखो यार, नोट्स तो आपकी इच्छा है भाई, अब मैं क्या ही कहूं। आपको जरूरत महसूस होती है तो बना लीजिए, नहीं तो आपकी इच्छा है, क्या कर सकते हैं। मैं इसके बारे में क्या बताऊं। जी नहीं, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। अरे इंटरनल असेसमेंट का मतलब तो होता है जो आप क्लास ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मार्क्स देते हो, और इंटरनल इवैल्यूएशन मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इतनी सी बात है। पीवाईक्यू को लेके इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है। एक एमसीक्यू सॉल्व करने में 10 सेकंड लगते हैं। अगर मैं आपको 15 पेपर भेज दूं ना, तो आप उसको 15 दिन तक या 10 हफ्ते तक सॉल्व करते रहोगे। अभी तो आपके फॉर्म भी नहीं निकले, इतना लोड क्यों ले लिया, और वो तो आपको फ्री में ही मिलने वाले हैं, तो लोड मत लो। अच्छा चलो ऐसे करते हैं, मैं पीवाईक्यू शेयर कर देता हूं, ठीक है, मगर एक कंडीशन पे शेयर करूंगा कि अगर मैंने आज एक पेपर भेजा तो कल क्लास में आने से पहले आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? फिर तो फायदा है, अदरवाइज इकट्ठे करके रखोगे उसका क्या फायदा। मैं तो भेज दूंगा, लेकिन फायदा तो तभी है ना कि अगर आप उसको आने से पहले क्लास में एक बार सॉल्व करके आओ। जितने भी आए उसमें से वो अलग बात है, कम आए ज्यादा आए वो पॉइंट नहीं है, मगर सॉल्व करना है ना। तो चलिए ठीक है, एक तो भेजता हूं आज पक्का फॉर श्योर। यूनिट वाइज देखो, मैं आपको दोनों तरीके से प्रोवाइड करूंगा, टोटल भी प्रोवाइड करूंगा और यूनिट वाइज भी प्रोवाइड करूंगा, टेंशन मत लो।
अब हमारे पास दो तरीके के टेस्ट आते हैं, मैं यहां पर आप लोगों के सामने लिख देता हूं। एक होता है क्राइटेरिया बेस्ड, एक होते हैं रेफरेंस। इनके कीवर्ड याद रखना सभी के। एक होते हैं टिपिकल रिस्पांस और एक होते हैं मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। ये वो चार टाइप्स हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वो सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये वो। श्रुति ऐड ऑन कर लो बेटा। क्राइटेरिया में होता है जब आपकी परफॉर्मेंस को, रेफरेंस बेस्ड नहीं है ये, नॉर्म रेफरेंस लिखो। नॉर्म रेफरेंस क्राइटेरिया होता है जब आपकी परफॉर्मेंस को एक स्टैंडर्ड के साथ मीट किया जाता है। जैसे आप यूजीसी नेट का एग्जाम तभी दे सकते हो अगर आपके 55% मार्क्स होंगे आपकी मास्टर्स में। सिंपल, दैट इज व्हाट वी कॉल क्राइटेरिया। इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जैसे क्या होता है, आपका एक इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि अगर इतना होगा तभी आप उस चीज में मतलब कुछ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। आपके जितने भी हों उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूं। नॉर्म में होता है जब आपकी परफॉर्मेंस को अदर स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है, जिसको आप बोल देते हो जैसे कट ऑफ आती है, परसेंटाइल। जैसे परसेंटाइल आता है, आपका परसेंटाइल रैंक क्या आता है, एवरेज परफॉर्मेंस की बाकी बच्चों ने क्या किया और आपने क्या किया। टिपिकल रिस्पांस में आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर की स्टडी की जाती है। एटीट्यूड और बिहेवियर की स्टडी की जाती है। 2004, देखो यार अगर आप पीवाईक्यू पढ़ना चाहते हो ना तो 2012 से पढ़ो। उससे पहले के पीवाईक्यू पढ़ोगे ना तो तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। मतलब मैं इस चीज को लेके बिल्कुल ही अलग थिंकिंग रखता हूं, बाकी कुछ भी कोई बोलता रहे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2004 से सॉल्व करो, 4 से सॉल्व करो, 4 से सॉल्व करो। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि भारत आजाद हो गया और आप आज भी अंग्रेजों के बारे में ही सोच रहे हैं। अरे भाई पैटर्न, दुनिया चेंज हो चुकी है पिछले 18 साल में। हम 2004 के पेपर्स के पीछे पड़े हुए हैं नहीं। पहले आप 2018 से लेके 2020 तक के करो, उसके बाद आप लोगों के अगर आपको टाइम मिलता है तो फिर आप 2012 से लेके 2018 तक करो। मतलब आपने दो तरीके से सॉल्व करने हैं, ऐसे सॉल्व करोगे आप। जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी उसमें 2021 के, फिर 20 के, फिर 19 के और फिर 18 के, ये आपकी है मतलब पीछे की तरफ। और फिर सेकंड प्रेफरेंस में फिर वही 17, 16, 15, 14, 13 और 12। इससे पीछे जाने की जरूरत नहीं। इससे पीछे जाओगे तो कुछ तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाला, सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे। है ना? तो इस वजह से तो 3-4 साल के पेपर कर लो, वही काफी है। मतलब अगर आप 18 से 21 भी कर लोगे ना, वही काफी है। पहले ये अगर आपने यही 2-3 बार लगा लिए ना, दैट इज मोर देन। क्योंकि अभी जो पेपर आता है ना वो इसको बेस बना के आता है। 18, 19, 20, 21 इसको बेस बना के आता है। कहां से मिलेंगे ये पेपर? देखो ये तो अनअकैडमी की ऐप में भी है, अनअकैडमी की ऐप में भी है। बाकी हम है ना, एक ना मैं ना बहुत थोड़ा शांत टाइप इंसान हूँ, थोड़ा शांत, जैसे होता है ना शांत टाइप। मुझे पता है
कि क्या करना है, कब करना है। आप हो थोड़ा खरूद टाइप, आप लोग ना खरूद मचाने वाले हो, मतलब आपका भी सिलेबस तक पूरा नहीं हुआ होता, 5 यूनिट्स किए होती हैं, 3 यूनिट्स किए होते हैं, उसके बाद ऐसे शोर मचाना शुरू कर देते हो, सर PYQ सर आपने कल बोला था, ऐसे कैसे नहीं शेयर किए। अरे तो क्या हुआ भाई, जितना पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ लो, है ना। मैं पिछले 4 साल में ना बहुत सारी चीजें सीख गया। मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, मैक्सिमम परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम परफॉर्मेंस होता है आप किस लेवल तक की परफॉर्मेंस कर सकते हो, आपकी परफॉर्मेंस की अपर लिमिट। आपकी परफॉर्मेंस की एक अपर लिमिट, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसकी एक अपर लिमिट होती है। समझ आया? इन चारों के कीवर्ड्स हैं, ध्यान से सुनो। क्राइटेरिया में क्या किया जाता है, आपकी परफॉर्मेंस को एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है। नॉर्म रेफरेंस में क्या किया जाता है, आपकी परफॉर्मेंस को एक ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाता है। नॉर्म से आपने क्या याद रखना है, ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाता है। टिपिकल रिस्पॉन्स में आप लोगों के एटीट्यूड, आप लोगों की बिहेवियर, आप लोगों की परसेप्शन को स्टडी किया जाता है। और मैक्सिमम परफॉर्मेंस में आपके बिहेवियर की अपर लिमिट को देखा जाता है कि मैक्सिमम लिमिट कौन सी है आपकी, कौन से लेवल की लिमिट है आपकी, मैक्सिमम लिमिट। ठीक है जी, चलिए समझ आ गया। तो अब इनको हम एक एक देखो, इतने से ही आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर होता है। फिर भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूं, सिर्फ ये कीवर्ड्स याद रखिए, समझ रहे हो ना। जो कीवर्ड्स होते हैं ना उसकी बात कर रहा हूं, कीवर्ड्स पे ध्यान देने की जरूरत है। हम एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो नॉर्म में मैंने आपको बताया ना, नॉर्म के अंदर क्या होता है, एक ग्रुप होता है, सब लोगों को आपस में कंपेयर किया जाता है। जैसे जो भी आपकी कट ऑफ आती है ना, जो भी आप लोगों की कट ऑफ आती है उस कट ऑफ में सब लोगों को एक कंपेयर किया जाता है। ठीक है, जो उस कट ऑफ को क्लियर कर गया वो पास है, जो उस कट ऑफ को क्लियर नहीं किया वो फेल हो जाएगा। और क्राइटेरिया जहां पर कुछ प्री एस्टेब्लिश्ड हमारे पास स्टैंडर्ड होते हैं, प्री एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स के साथ आपको कंपेयर किया जाता है ना। जैसा वो एक बच्चे का रिजल्ट आया, वो फेल हो गया, तो जैसे ही वो घर आया उसकी मम्मी उसे पूछती है बेटा रिजल्ट कैसा आया। बोला मम्मी रिजल्ट तो ठीक है, बस मैडम बोल रही है कि तुझे इस क्लास में 1 साल और लगाना पड़ेगा। तो माँ बोलती है बेटा साल चाहे 2 लगा ले पर फेल ना हो ना। तो नॉर्म में ग्रुप के साथ कंपेयर किया, क्राइटेरिया में स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किया। और ये वाले थे हमारे, जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था, ये आपके इस बार ऐड हुए हैं। मैक्सिमम परफॉर्मेंस और टिपिकल परफॉर्मेंस या टिपिकल रिस्पॉन्स की भी बात की जाती है। जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है उसमें यह देखा जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस की अपर लिमिट कौन सी है। आपकी परफॉर्मेंस की अपर लिमिट कौन सी है, किस लेवल तक आप जा सकते हो, है ना। जैसे आप लोगों को लगता है कि हम ना 2 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते, है ना। हमें लगता है कि हम 2 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं कल ही एक 4 घंटे की क्लास ले लूं और आप 4 घंटे बैठ जाओ, तब आपको ये रियलाइज होगा कि यार
हमने तो कभी अपने आप को स्ट्रेच करके नहीं देखा, हम इतने मैक्सिमम लेवल तक जा सकते हैं, है ना। तो और टिपिकल परफॉर्मेंस में फिर आप लोगों के नेचुरल कंडीशन के अंडर आपके बिहेवियर को, मतलब व्हाट इंडिविजुअल डू, आपके एटीट्यूड, आपके इंटरेस्ट, आपकी पर्सनैलिटी, इन सारी चीजों को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। इन सारी चीजों को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, राइट। अब देखो नॉर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे ये देखो, ये एक छोरी है दंगल वाली, और इसको बाकी लोगों के साथ कंपेयर किया जा रहा है, मतलब इनके पीयर्स के साथ, एक ग्रुप के साथ कंपेयर किया जा रहा है, हाइट के साथ कंपेयर किया जा रहा है। देखो किसी की ज्यादा है, किसी की कम है ना, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है। देखो कार्टूनिस्ट होते हैं ना, उनकी ऑब्जर्वेशन देखो कितनी होती है। ये कार्टून बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये जो वेस्टर्न ड्रेस वाली लड़की है ना, इसको यहाँ पे भी पोज मरवा के खड़ा किया उसने। जैसे लड़कियां फोटो खिंचवाते टाइम पे पोज मारती है ना, भाई की ऑब्जर्वेशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि उसने इस कार्टून में भी उसको ऐसे एकदम से पोज मरवा के खड़ा किया हुआ। चलिए जोक्स अपार्ट, तो नॉर्म का मतलब होता है जब आपकी परफॉर्मेंस को उसके पीयर्स, मतलब उसके ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाता है, ग्रुप के साथ कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है जी। परसेंटाइल जो स्कोर आता है, मतलब जैसे कोई क्लास 10वीं की बोर्ड के एग्जाम में कोई बच्चा कितने नंबर पे आया है, ये वाला, है ना। सर टी शर्ट के साथ शूज को मैच किया, अच्छा इतनी ऑब्जर्वेशन है तुम लोगों की यार, मुझे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। पीले रंग के जूते कौन पहनता है यार, आपने कभी पहने जिंदगी में पीले रंग के जूते? मैंने तो नहीं पहने भाई, मैं तो न्यूट्रल कलर ही पहनता हूँ, व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, ऐसे ही होते हैं। चलो अब जैसे यहां पर नॉर्म में आप लोगों ने याद रखना है, नॉर्म की बात हो रही है ग्रुप की, और ग्रुप की हमेशा एक एवरेज परफॉर्मेंस की बात हो रही है। देखो पहली बात तो मेरी मम्मी मेरे को ऐसे जूते खरीदने नहीं देगी, और अगर मैं खरीद के भी ले आया तो वो मुझे पहनने नहीं देगी, और अगर मैंने बाई चांस पहन भी लिए तो फिर वो मुझे उतारने नहीं देगी, और अगर मैंने उतार लिए तो उन्हीं जूतों से मेरी पिटाई कर देगी, है ना। चलिए अब इसको ध्यान से देखो, इससे आप लोगों को एक बात याद आ रही होगी कि आप जब मॉक टेस्ट देते हो ना, तो आपकी परफॉर्मेंस को इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसको बेल कर्व भी बोला जाता है, तो मतलब 9 से नॉर्म और 9 से नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व, जॉर्डन के शूज नहीं यार, शूज पे इतना पैसा लगाने से क्या। जैसे एक स्टूडेंट ने 80 मार्क्स लिए इंग्लिश में, 80 is individual score which provide very limited interpretation. A single score never point, मतलब किसी के 80 नंबर आए, उससे क्या इंटरप्रिटेशन है। तो अब इसके हिसाब से पता चलेगा कि जैसे यहां पर मार्क्स आए तो एवरेज हुए, इधर से आए तो अबव एवरेज हुए, इधर आए तो बिलो एवरेज। यहां पर आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है, जैसे ये वेल कर्व बनती है ना, वो इस तरीके से बनती है। ये भी क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा पेपर में पूछा गया है। जैसे ये आपकी एक बेल कर्व है, थोड़ी सी खराब बन गई है बट कोई बात नहीं, इधर ये बिलो एवरेज है और इधर अबव एवरेज है। अब इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, ये तीनों बराबर होते हैं और इनकी वैल्यू ये होती है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर जो बच्चे के स्कोर नेगेटिवली सिक्यूर्ड है, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ आए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेपर इजी होगा। याद रखिए, मतलब ऑपोजिट होगा हमेशा। अगर नेगेटिवली सिक्यूर्ड है, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ है, तो इसका मतलब इजी होगा, और अगर पॉजिटिवली सिक्यूर्ड है तो इसका मतलब डिफिकल्ट होगा। ये 3-4 क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, तो इसको याद रखना आप लोगों ने।
ये वाला। अगर उसने बोल दिया कि जो मार्क्स हैं बच्चे के वो लेफ्ट तरफ को झुके हुए हैं, मतलब इस साइड को आएंगे तो नेगेटिवली सिक्योर्ड होगा, इसको बोलते हैं नेगेटिवली सिक्योर्ड लेफ्ट साइड पे, और इस साइड को बोलते हैं राइट सिक्योर्ड या फिर पॉजिटिव सिक्योर्ड। तो अगर आपके मार्क्स पॉजिटिव साइड पे आ रहे हैं तो इसका मतलब अबव एवरेज हैं कम बच्चों के, मतलब कम बच्चों के ज्यादा नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब टेस्ट डिफिकल्ट होगा। और अगर नेगेटिवली साइड है तो कम ज्यादा बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब पेपर इजी होगा। तो इसको आप लोगों ने दिमाग में रखना है। तो ये कीवर्ड है यहां पर, इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए कि अगर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिवली सिक्योर्ड है, तो इसका मतलब जो आपका एग्जाम होगा वो इजी होगा, और पॉजिटिव है तो डिफिकल्ट होगा। तो आप इसको ऐसे कोरोना से रिलेट कर लो, है ना। वैसे तो जिंदगी में पॉजिटिव होना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोरोना पॉजिटिव हो गए तो बुरी बात है। सेम टू सेम यही भी बात है। तो कोरोना की तरह ही है कि अगर पॉजिटिव हो गए, कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो आप ये समझो कि आप डिफिकल्टी में आ गए हो, और अगर आप कोरोना नेगेटिव हो तो इसका मतलब जिंदगी आसान। अब तो याद हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब तो समझ आ गया ना कि पॉजिटिव है तो इसका मतलब टेस्ट डिफिकल्ट होगा, और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब टेस्ट इजी हो। तो नॉर्म में क्या करेंगे? नॉर्म में हम सारे ग्रुप के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि आपके मार्क्स हैं वो कितने लोगों से ज्यादा आए हैं, कितने लोगों से कम। ठीक है। जैसे नॉर्म के अंदर 100 परसेंटाइल आता है। 100 परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ कि आपके मार्क्स 100% लोगों से ज्यादा है, मतलब आपके मैक्सिमम स्कोर है, आपसे ज्यादा किसी के नंबर नहीं है। अगर लिखा हुआ आ गया 99 परसेंटाइल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस एग्जाम में बैठने वाले 99% बच्चों से आपके मार्क्स ज्यादा हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि 99 आपसे नीचे हैं, आप उस 1% वाली कैटेगरी में आते हो, मतलब आप 99% से ज्यादा है आपके और लास्ट वाले 1% से कम है। इसका मतलब ये होता है ना। जैसे मैंने लास्ट सेशन में, ठीक है, हर बार आपको पता है हमारे बैच में से 4-5 AIR1 आते हैं। तो मुझे याद है पिछली बार हमारे बैच की एक स्टूडेंट थी ज्योति पूनिया, तो मैंने उसका इंटरव्यू लिया। उसके 100 परसेंटाइल थे पेपर, मतलब ओवरऑल में। तो 100 परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ? AIR1 है ना। पिछली बार तो हमारे 3 थे, इस बार आई थिंक 5 हैं, अगली बार 10 आएंगे। AIR1 3, 4, 5 AIR, वो तो कभी काउंट ही नहीं किए। मैं सिर्फ टॉप 1 की बात करता हूँ, AIR1 एजुकेशन में, ह्यूमन राइट्स में, इस तरीके से। तो कोई टीचर अपने बच्चों को भड़का रहा है ये बोल के कि ये तो बेवकूफ बना रहा है, इसको बोलो प्रूव करे कि उस लड़की का रैंक 1 आया। तो पहले तो मुझे उस टीचर पे थोड़ी हंसी आई कि तू नेट के लिए पढ़ा रहा है और तुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि 100 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है ना, कि 100 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। मैंने कहा भाई आपके बैच से नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं, समझ रहे हो। यहां पर ना किसी भी फील्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? जो हम खुद नहीं कर पाते कोई दूसरा करता है, तो हम उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। खुद नहीं उस रिजल्ट को लेके आने की कोशिश करते, खुद हम अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करते, है ना। मतलब हमारा ध्यान सिर्फ नेगेटिव साइड पे चला जाता है कि कैसे हो गया। अरे भाई अगर आज हमारे बैच से ये सारी चीजें आ रही हैं तो आप भी और अच्छा पढ़ाओ ना। हम तो चाहते हैं, अल्टीमेटली देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब तो ये है कि रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, चाहे आप मुझसे पढ़ के पास हो रहे हो, चाहे किसी और बच्चे किसी टीचर से पढ़ के पास हो रहे हो। अल्टीमेटली मुझे तो खुशी ही होगी ना। अगर आपने मुझसे पढ़ा भी नहीं है, अगर आपने मुझसे पढ़ा भी नहीं है, उसके बाद भी आप अपना एग्जाम क्रैक कर दिए, तो मुझे उससे क्या दुख होगा? मुझे तो उससे भी खुशी होगी ना। तो ये पॉइंट समझ आ गया कि हम क्या करते हैं। नॉर्म का मतलब यहां पर आप लोगों ने क्या याद रखना? नॉर्म का मतलब ग्रुप, और ग्रुप को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं।
इवेल्युएटेड विद रेफरेंस ऑफ एवरेज, तो एवरेज के साथ कंपेयर किया जाता है, समझ रहे हो ना। मीन क्या होता है, मीन को हम क्या बोलते हैं, मीन ही एवरेज होती है ना। ये वो नहीं है कि तू तो बहुत मीन निकला, तू तो बहुत मीन निकली, है ना। कुछ लोग होते हैं मीन टाइप। तो इस केस में हम एवरेज के साथ कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, एवरेज के साथ कंपेयर करते हैं कि किस बच्चे के कितने नंबर आए। अब इसमें देखो ध्यान से सुनो, किसी बच्चे के जैसे मैं आपको बोलता हूं कि रेट मी फ्रॉम 1 to 10, आपने रेट कर दिया 7 कि सर हम आपको रेटिंग दे रहे हैं 7। अब इस 7 का मतलब कब क्लियर होगा, इस 7 का मतलब तब क्लियर होगा जब हमें यह पता चलेगा कि आउट ऑफ व्हाट है। अगर आपने मुझे 100 में से 7 रेट किया या फिर 10 में से 7 रेट किया, तो दोनों में फर्क है ना, फर्क है ना। यहां पर इसके हिसाब से आपने मुझे 70% नंबर दिए और इसके हिसाब से आपने मुझे सिर्फ 7% नंबर दिए। तो ऑब्जर्वेशन तभी होती है जब हमें पता रहता है कि किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, किस लेवल पे साथ कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। उसी को हम किसके अंदर कवर करते हैं, दैट इज नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग बोल दिया जाता है। तो इसमें जो आपका ग्रुप हो सकता है वो कोई लोकल ग्रुप हो सकता है, वो स्टेट हो सकता है, जैसे नेशनल। आपका ग्रुप कौन सा होता है, आपका ग्रुप कौन सा होता है, नेशनल लेवल का, है ना। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो नेशनल लेवल के साथ कंपेयर की जाती है, मतलब ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जो उस एग्जाम में बैठते हैं उनके साथ आप लोगों को क्या किया जाता है, कंपेयर किया, है ना। तो वो यहां पर एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स। रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पर टीचर क्या प्रोवाइड करता है आपको, सेट ऑफ फ्लेक्सिबल क्वेश्चंस टू स्टूडेंट्स दैट prompt them to reflect on their own learning। ऑन दी स्पॉट आपको कुछ चीजें ऐसी बताई जाती हैं जिसके बेस पे आप कुछ खुद की ऑब्जर्वेशन निकालने की कोशिश करते हो। प्रॉम्प्ट का मतलब समझ रहे हो ना, प्रॉम्प्ट ऐसे करके क्विक रिस्पॉन्स की तरह, ठीक है। उसको रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट का नाम दे दिया जाता है, नॉर्म। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया में फर्क क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया में अब आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा, आपको एक स्टैंडर्ड के साथ, जैसे इसको पहले यही लड़की थी, इसको बाकी लोगों के साथ कंपेयर किया जा रहा था, लेकिन अब क्या कर दिया, अब इसको एक स्केल पे कंपेयर किया जा रहा है। ये जो धाकड़ सी लड़की है इसको किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, इसको एक स्केल के साथ या एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जा रहा है। पिंक शूज, शूज की वैरायटी तो लड़कियों के केसेस में देखी है मैंने, लड़कों तो जो सिर्फ वो पे आते हैं ना, रील बनाते हैं, वो अलग अलग तरह के पहनते हैं, अदरवाइज मोस्टली तो अलग अलग रंग के जूते लड़कियां पहनती हैं ना। ये पिंक पिंक पहन रखे हैं इसने, वो पीछे पीछे वाली ने येलो पहन रखे थे। तो इसमें क्या किया जा रहा है, अरे अब तो, अरे यार आप पता है, मैं ना आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो, एक चीज समझने की कोशिश करना। एक एक होता है ट्रेंड, एक होता है स्टाइल, एक होता है फैशन और एक होता है क्लास। ये तीनों चीजें चेंज होती रहेंगी, क्लास कभी चेंज नहीं होती। तो ट्रेंड के पीछे मत भागो, क्लास के पीछे भागो, समझ रहे हो ना।
जो क्लास है वो परमानेंट है। ट्रेंड तो क्या है? अब सोचो, आपने सपोज करो, मैं आपको यही एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये पिंक कलर के शूज की बात कर रहे हैं, पिंक शूज हैं, तो आपने देखा कि बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो हम पिंक शूज ले लेते हैं, है ना? पिंक कलर के आपने शूज ले लिए, आप उसे कितने आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हो और कितनी बार पहन सकते हो? 2-4 बार पहनोगे, आपको खुद ही लगेगा कि यार अब इसका ट्रेंड चला गया, अब इसको फेंक देता हूं। यही करोगे, जैसे ही ट्रेंड खत्म, चीज खत्म। लेकिन उसकी जगह पर आप लोगों ने अगर एक स्टैंडर्ड ब्लैक कलर के स्नीकर पहने होते हैं या व्हाइट कलर के स्नीकर हैं, अगर आपके पैर का साइज नहीं बढ़ता और आप अपने शूज को संभाल के रखते हो तो वो 10 साल तक भी चलेंगे। यस और नो? तो जो न्यूट्रल कलर होते हैं ना, कोशिश किया करो, आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो न्यूट्रल कलर में इन्वेस्ट करो। समझ रहे हो ना? शॉपिंग करने का मतलब पता है क्या होता है? शॉपिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि भाई हमारे पास ज्यादा पैसा तो उड़ा दो। शॉपिंग स्मार्ट तरीके से करते हैं, स्मार्ट तरीके से पहनते हैं। ऐसी चीज में इन्वेस्ट करो जो आने वाले टाइम में भी आपको हेल्प करे। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है कि हाँ ये 1 महीने के लिए मैं पहनूंगा उसके बाद चला जाएगा, नहीं। ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करो जो आपको पता है कि आगे चल के भी आपको फायदा देने वाली है ना? चलिए, अब क्राइटेरिया में क्या किया जा रहा है? क्राइटेरिया में एक स्टैंडर्ड के साथ मीट किया जा रहा है। क्राइटेरिया का मतलब क्या हुआ कि एक स्टैंडर्ड है। जैसे इसमें आप अबव एवरेज बिलो एवरेज वाली बात करते हो। रोहित स्कोर्ड 95% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, द टाइपिंग स्पीड ऑफ दविंदर इज 58 वर्ड पर मिनट। तो ये क्या है? दीज आर द क्राइटेरिया। जैसे किसी जॉब का कोई क्राइटेरिया होता है या नहीं, है ना? जैसे मैं आपको बताता हूं, जो मेरी फर्स्ट जॉब थी, उस जॉब में एक क्राइटेरिया था, उस जॉब में एक क्राइटेरिया था कि जो आपकी टाइपिंग स्पीड होगी, जो आप लोगों की टाइपिंग स्पीड होगी, वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, क्योंकि मेरी जॉब ही क्या थी? एक्सीलरेटर की जॉब थी, टाइपिंग का काम था। तो अब ये अगर मैं 30 वर्ड पर मिनट टाइप कर देता तो मैं उस जॉब के लिए क्या हो जाता? एलिजिबल हो जाता। अब कोई दूसरा बंदा 30 वर्ड से ज्यादा कर रहा है या कम कर रहा है, क्या उससे मेरी परफॉर्मेंस का कोई फर्क पड़ेगा या मेरी परफॉर्मेंस को उसके अकॉर्डिंग जज किया जाएगा? नहीं। पहले मुझे क्राइटेरिया के साथ जज किया जाएगा। वो अलग बात है कि अगर मैं क्राइटेरिया को मीट नहीं करता और कोई दूसरा बंदा उस क्राइटेरिया को मीट कर देता तो फिर वो मुझे बोलेंगे टाटा बाय बाय खत्म जाओ, फिर वो मेरी जगह पे उसको रख लेंगे। होता ना? फिर वो मेरी जगह पे उसको सिलेक्ट कर लेंगे। दैट सिंपल। ऐसे ही होगा। हाँ, लेकिन मेरे को रख लिया था। एक सेकंड, ये क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, समझ आ गया? तो इसको बोलते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब एक वेल एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के साथ आपको मीट किया जाएगा। तो परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ गोल, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड, मतलब यहाँ पर क्राइटेरिया फिक्स है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही आप लोगों की परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जाएगा। सिर्फ इतना ही आप लोगों ने याद रखना, ठीक है? इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर इसका थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ते हैं जो आपको ज्यादा क्लैरिटी दे देगा नॉर्म और क्राइटेरिया की। ध्यान से सुनो। देखो, जब क्राइटेरिया होगा तो क्राइटेरिया हमेशा एक स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड होगा। जैसे टाइपिंग है, वो एक स्पेसिफिक चीज हो गई ना। और जो नॉर्म होते हैं, क्योंकि ग्रुप है तो ग्रुप में इतने सारे लोग हैं तो वो जनरल कैपेबिलिटीज के लिए, ठीक है?
जो आपकी जनरल एबिलिटीज हैं उसके लिए हम नॉर्म रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं, और जो स्पेशल होता है, स्पेशल स्किल्स के लिए हम क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? नॉर्म में क्या है? सेपरेट स्टूडेंट्स आउट अलोंग अ कॉन्टिनम ऑफ एबिलिटीज। तो इसमें क्या करते हैं हम? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? एनडीसी कर्व किसमें बनाई जाती है? नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट में बनाई जाती है। और क्राइटेरिया में यह देखा जाता है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, क्योंकि आप ये मान के चलो, देखो इस चीज को समझने की कोशिश करना, जो क्राइटेरिया होता है ना उसके अंदर आपको पता होता है कि आपने क्या करना है और क्या आपसे एक्सपेक्टेड है। जैसे आपका फाइनल पेपर है, फाइनल पेपर में तो आपको नहीं पता ना कैसे क्वेश्चन आएंगे, नॉर्म बेस्ड है, बट अगर आपकी टाइपिंग का पेपर हो रहा है वो क्राइटेरिया बेस्ड है, तो आपको पता होगा कि मुझे जाके टाइप करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके स्कोर को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, बट क्राइटेरिया अगर आपने मीट कर दिया तो आप 100% भी उस चीज को सीख सकते हो। भाई अगर 30 वर्ड आपने टाइप कर दिए तो दैट मींस यू हैव अचीव्ड द 100% परफॉर्मेंस, है ना? क्राइटेरिया क्या था कि 30 वर्ड पर मिनट टाइप होने चाहिए, तो आपने टाइप कर दिया, दैट मींस आप 100% लेके आ रहे हो उस चीज में। आप उस सब्जेक्ट में कितने नंबर लेके आ रहे हो? 100% नंबर लेके आ रहे हो, 100% नंबर लेके आ रहे हो। टेस्ट अ फ्यू लॉन्ग सब टेस्ट विद सिमिलर टेस्ट। और जो नॉर्म होता है ना ग्रुप के लिए है तो एक बड़ा टेस्ट होता है, और क्राइटेरिया में छोटे छोटे सेट्स होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? जैसे टाइपिंग का हो गया, स्पीकिंग का हो गया, तो क्राइटेरिया हमेशा छोटे होते हैं। क्राइटेरिया में हम छोटे छोटे लेवल्स को क्रॉस करते हैं इंस्टेड ऑफ अ बिग थिंग। अब इसमें आपको नहीं पता कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, है ना? नेट के पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको नहीं पता, लेकिन आपने 55% नंबर लेने थे वो आपको पता था। तो यहां पर आपको एग्जैक्टली पता होता है कि क्या आप करने वाले हो, विच कंटेंट दैट यू आर गोइंग टू गेट। आप किस तरीके का कंटेंट एक्सपेक्ट करते हो। तो एक तरीके से सब्जेक्ट मास्टरी वाला कंसेप्ट यहां पे आ रहा है। सब्जेक्ट मास्टरी किसकी बात हो रही है? सब्जेक्ट मास्टरी की बात हो रही है। सब्जेक्ट मास्टरी अब तो क्लियर हुआ? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अरे बोलो ना, शर्मा कह रहे हो। वो गाना था ना, शर्मा गई क्या, फोन काट दिया, मम्मी आ गई क्या। इस पे कितने लोगों ने रील्स बनाए। चलो, सो नॉर्म हो या फिर क्राइटेरिया हो, बेसिक फंडामेंटल यही है कि नॉर्म के अंदर आपको एक ग्रुप के साथ कंपेयर किया जा रहा है, क्राइटेरिया में आप लोगों के अंदर आपको एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जा रहा है। अरे मुझे तो पता भी नहीं वो गाना किसने गाया यार, वो ऐसे ही चलते फिरते कान में पड़ गया। उसके बाद हमारे पास, ठीक है, ये कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है, क्राइटेरिया के अंदर, जैसे अचीवमेंट टेस्ट होता है। देखो अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? जो आपको एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है और फिर देखा जाता है कि आपने उस टास्क को कितना अचीव किया, जो एंड में होगा, है ना? आर यू गेटिंग द पॉइंट? अचीवमेंट का मतलब क्या? आपको एक टास्क दिया करने के लिए, रेफर्स टू मोर फॉर्मल टेस्ट हैव बीन डिजाइन्ड टू शो मास्टरी ऑफ अ पर्टिकुलर सिलेबस, मतलब आपकी मास्टरी चेक करने के लिए। एप्टीट्यूड होता है कि आप किसी चीज को कितने अच्छे तरीके से सीख पाते हो। एप्टीट्यूड का सीधा कनेक्शन किसके साथ होता है? उस चीज के साथ जो आपके पास नहीं है। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? माइंड, दिमाग से चीजें जो चल रही हैं, जैसे रीजनिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं ना, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बोलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड का मतलब यही सब चीजें जो कहीं ना कहीं माइंड के साथ रिलेट करती हैं, दिमाग के साथ रिलेट करती हैं। देन है द प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी का मतलब किसी स्किल में आप कितने एक्सपर्ट हो, जैसे आप टाइप करते हो। प्रोफिशिएंसी मतलब किसी टास्क से रिलेटेड परफेक्ट होना। और प्लेसमेंट, they are specified of proficiency tests. They give an indication of the language level of learner so that it can be placed in appropriate. ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एंट्री बिहेवियर के लिए।
प्लेसमेंट टेस्ट एंट्री बिहेवियर के लिए एक तरीके से कि भाई किस बंदे को कौन सी जॉब पे रखना है। कई बार पता है क्या होता है, एचआर से गलती हो जाती है, वो सही लोगों को पॉइंट तो कर लेते हैं मगर वो राइट पर्सन को राइट जॉब पे नहीं लगा पाते। समझ रहे हो ना? अगर मैं टीचर हूं, अगर क्या मैं हूं टीचर, मतलब अगर मैं टीचर हूं तो मुझे अपॉइंट तो किया मगर मुझसे क्लरिकल टास्क करवा रहे हैं, तो फिर वहां पे मैं अपने स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे क्लरिकल काम बिल्कुल पसंद नहीं है। कागज पत्तर संभालने में मैं बहुत बहुत मतलब मैं मेरे को सबसे मतलब मेरी सबसे जो बैड हैबिट है ना, मैं पेपर वर्क नहीं संभाल पाता। समझ रहे हो ना? जैसे कोई बिल हो गया, कोई सर्टिफिकेट्स हो गए, जीएसटी के बिल हुआ, रसीद हुई, मैं ये संभाल नहीं पाता। तो ये सारे काम कौन करते हैं? ये सारे काम मेरे पापा करते हैं। मतलब मैं इस चीज को लेके जितना लीनियंट हूं, मेरे पापा उस चीज को लेके उतने सीरियस है। मतलब अगर मुझे खुद भी अपनी किसी चीज के बारे में पूछना होता है ना, तो उसके लिए भी मैं अपने पापा को पूछता हूँ कि पिछले महीने की जीएसटी की रिटर्न फाइल हुई थी, उसका सर्टिफिकेट कहाँ पे है, वो जो कार्ड है वो कहाँ पे है, मेरी फोटोज कहाँ पे, अगर किसी समझ रहे हो ना? तो प्लेसमेंट का मतलब तो यही हुआ कि राइट पर्सन को राइट जगह पे हम प्लेस करेंगे तभी कुछ फायदा हो। और देन आता है डायग्नोस्ट का मतलब वही लर्निंग डिफिकल्टीज। मैम समझा दें, कोई बात नहीं भाई, आपकी दुआ रही तो वो भी हो ही जाएगा, है ना? इंडिया में तुम्हें जॉब मिले ना, तुम्हारी हो ही जाएगी। समझ रहे हो ना? इंडिया में तुम पैसा कमाओ ना कमाओ, लेकिन शादी तुम्हारी हो ही जानी है। है ना? फैक्ट है ना? चलिए, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद कुछ और अलग अलग टाइप्स की हैं असेसमेंट जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हमने अभी तक पढ़ी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही जरूरी है। बाकी कुछ और है, सिर्फ इनके कीवर्ड आप लोगों ने याद रखने हैं। स्कॉलिस्टिक असेसमेंट। स्कॉलिस्टिक असेसमेंट का मतलब क्या होता है? जहां पर आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज पे ध्यान दिया जाता है। जैसे बोलते हैं ना, कोई बच्चा स्कॉलर होगा, तो स्कॉलर कहां से होता है? मतलब कोई बंदा इंटेलिजेंट स्कॉलर है तो वो दिमाग से होगा, है ना? स्कॉलर का मतलब क्या हुआ? उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज। अब ये जो चीजें लिखी हुई है ना, ये आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा सारी। नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ये पता है कहां पे आती है? ये ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी का पार्ट है। ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी का पार्ट है कि ये स्कॉलिस्टिक असेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि जहां पर आपकी इंटेलिजेंस के साथ रिलेटेड, समझ रहे हो ना, वेरियस एकेडमिक एक्टिविटीज विच एसोसिएटेड विद वेरियस सब्जेक्ट्स। किसी सब्जेक्ट को आप कितने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हो, किस तरीके से समझ लेते हो। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो फास्ट लर्नर होते हैं, है ना, जो ऐसे चीजों को याद कर लेते हैं फटाफट, और कुछ होते हैं वो स्लो लर्नर होते हैं, वो फटाफट से चीजों को याद नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से तो वो जल्दी से चीजों को याद नहीं कर पाते, और कुछ होते हैं वो जल्दी से चीजों को याद कर लेते हैं। देन आता है डायनामिक असेसमेंट। डायनामिक असेसमेंट क्या होती है? जब आपको एक अनफैमिलियर टॉपिक पढ़ने के दिया जाता है और फिर देखा जाता है कि आप उस अनफैमिलियर टॉपिक को कितने अच्छे से कितने टाइम में सीखते हो। जैसे मुझे साइंस नहीं आती, समझ रहे हो ना, मैं कॉमर्स से हूं, तो कोई मुझे साइंस का कोई टॉपिक पढ़ने के लिए बोल दे, मुझे हिस्ट्री नहीं आती, मुझे हिस्ट्री पढ़नी पड़ जाए, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश लिटरेचर का कोई टॉपिक दे दिया जाए, समझ रहे हो ना। तो डायनामिक का मतलब होता है कुछ अनफैमिलियर फील्ड का कुछ टॉपिक आप लोगों को पढ़ने के लिए दे दिया जाए और फिर देखा जाए कि आप उस चीज को कितनी अच्छे से सीख सकते हो, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जब बात पढ़ाने की आती है ना, तो दुनिया का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मैं नहीं पढ़ा सकता। बस ये है कि हाँ, पहले वो मुझे पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। अगर आप मुझे कहो ना कि साइंस पढ़ा दो सर, पढ़ा तो मैं साइंस भी दूंगा, लेकिन पहले मुझे साइंस खुद से पढ़नी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। मैं पहले उसको पढ़ के आपको पढ़ा सकता हूं, इतना तो मैं सीख चुका हूं, एक्सेप्ट हिंदी। हिंदी एक्सेप्शन है, हिंदी एक्सेप्शन है।
हिंदी के अलावा मैं बाकी चीजें सीख के पढ़ा दूंगा। क्राइटेरियन इंटरिम बेंचमार्क, देखो इंटरिम भी होती है कई बार, इंटरवल फ्रीक्वेंसी इंटरवल, ये भी आपका हो गया, इसमें कुछ खास नहीं है। बाकी साइनॉप्टिक असेसमेंट, सिर्फ इनके कीवर्ड्स आप लोगों ने याद रखने और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। साइनॉप्टिक का मतलब क्या होता है? इट गिव्स कॉन्फिडेंस students to unite element of their learning from different parts of the plan and to show their build up of knowledge and throughout of a topic। किसी चीज के बारे में जो इन डेप्थ नॉलेज आपकी शो की जाती है, समझ रहे हो ना, जो आपके पर्सनल लेवल पे आपने नॉलेज, समझ रहे हो ना, जैसे एक छोटा हिस्सा ये, एक छोटा हिस्सा ये, एक छोटा हिस्सा है, और उसके बेसिस पे आप उस पूरी चीज को क्या कर देते हो? प्रेजेंट कर देते हो। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत इन डेप्थ नॉलेज, डीप नॉलेज, उसको साइनॉप्टिक बोल दिया जाता है कि आप छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ के एक बड़ी चीज को सीख पा रहे हो। इप्सेटिव असेसमेंट, अब इप्सेटिव असेसमेंट कौन सी होती है? बिफोर एंड आफ्टर। ये क्या होती है? इप्सेटिव का मतलब होता है जैसे ऐड आती है ना, पहले मैं मोटा हुआ करता था, फिर मैंने एक दिन टीवी पे ऐड देखी सोना स्लिम फिट बेल्ट की, तो अब मैं सुबह हर रोज ऐसे 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 करता रहता हूँ, तो एक हफ्ते के अंदर ही मेरा 5 किलो वेट कम हो गया है, मैं पहले ऐसे दिखता था वैसे दिखता हूँ। वो होता है सुबह सुबह वो लोग सोना स्लिम बेल्ट लगा के ऐसे 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 तड़पते रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जब वो लगाते कि कहीं कहीं करंट वगैरह लगा हुआ है। कई बार तो मैंने ऐसे सोचा, पहले मैं जल्दी आता था ना, मैं पहले जल्दी आता था पिछले सेशन उससे पहले काफी मैं जल्दी आता था। तो जहां से मेरे ऑफिस को टर्न आता है ना, वहां पे एक पब्लिक पार्क है, वहां पे ना 60 साल के बाद वाले सब बुड्ढे, वो गंजे होते हैं जो एकदम बाल उड़ चुके हैं, वो सुबह सुबह कुर्ता पजामा पहन के जो अपने आप को बहुत स्टड समझते हैं ना, आके योगा वोगा करते हैं, वो बैठे हुए होते हैं, मतलब उनका पूरा ग्रुप होता है, ऐसे लाइन में बैठे हुए होते हैं। तो कभी कभी उनकी हरकतें देखते थे वो किस तरीके से करते थे। कुछ लोग जैसे योगा करते हैं ना, योगा या फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, योग बोल देते हैं, आप योगा करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, कुछ भी करो जिससे आपकी बॉडी मूव कर रही है, उससे आपकी बॉडी को हेल्प होती है। जरूरी नहीं है कि अगर आप एक्सरसाइज ही कर रहे हो तभी आप फिट रहोगे, समझ रहे हो ना। अगर आप दिन में 10 किलोमीटर पैदल ही चल लेते हो, उससे भी आपकी एक्टिविटी होती है, वो भी आपकी एक्सरसाइज के बराबर ही हो जाती है। तो उनकी सारी चीजें मुझे सही लगती थी, बस एक चीज मुझे हमेशा कभी भी मुझे अच्छी नहीं लगी, या मैं इस चीज को कहता हूं कि वो जो आर्टिफिशियल हंसी करते हैं ना, वो चीज का लॉजिक मुझे कभी समझ नहीं आया। मतलब जानबूझ के कैसे हंस सकते हो आप? कोई तो रीजन होना चाहिए ना। मतलब कोई बंदा खुश है, अगर मेरे को हंसी आ रही है तो मैं तभी हंसूंगा ना, वो क्या है ऐसे नीचे से ऊपर हा 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 हा, इससे क्या होता है? उनको देख के बाकी सब लोग हंस रहे होते थे, समझ रहे हो ना। उनको देख के हमें ओरिजिनल हंसी आती थी, उनकी आर्टिफिशियल हंसी को देख के, क्योंकि वो एकदम मार्केट के बीचों बीच है जहां पे बहुत सारे लोग अपनी रेडी लगा के रखते हैं, है ना। मुझे आज तक इस चीज का लॉजिक समझ नहीं आया। अगर इसका कोई आपके पास लॉजिक है तो वो बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो खुशी है, जो हंसी है, वो तो ओरिजिनल होगी तो वो ज्यादा फायदा देगी, है ना। यस और नो? मतलब हो सकता है मैं गलत हूं इस पॉइंट पे, बट मैं सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि लाफिंग योगा का मतलब ऐसा है कि अगर वो खुशी ओरिजिनल है, ओरिजिनल हंसी है, तो फिर उसका कोई फायदा है। अदरवाइज अगर आप ऐसी हवा में हंस रहे हो तो उसका मुझे तो कुछ ज्यादा फायदा नजर नहीं आया। तो इप्सेटिव में आप पहले की तरह देखते हो। रूब्रिक्स समेटिव, अब इसमें जो कीवर्ड है वो क्या है? वो है क्वालिटी। ध्यान से सुनो, रूब्रिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, रूब्रिक्स समझ रहे हो ना। जैसे रूब्रिक्स से बच्चों को पढ़ाया भी जाता था, अब लोगों ने छोटे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाया जाता है, ये कुछ इस तरीके से होता है। रूब्रिक्स में हम पूरे हमारा जो पार्ट होता है उसको अलग अलग हिस्सों में ऐड कर देते हैं। जैसे क्यूब वाला होता है ना, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, मतलब किसी चीज के 100 मार्क्स हैं, तो हमने उसको 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके डिजाइन के लिए उसको 20 नंबर दे दिए, उसकी नॉलेज के लिए उसको 20 नंबर दे दिए, एप्लीकेशन के लिए 20 दे दिए, प्रेजेंटेशन के लिए 20 दे दिए, और प्रोसेस के लिए 20 दे दिए। और इस साइड पे आपने उसकी एक्सपेक्टेशंस लगा दी, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर देते हो? उनको रैंकिंग दे देते हो, और यहाँ पे आप टोटल लगा देते हो। ये बिल्कुल पता किसकी तरह है?
ये आपका लीकर्ट स्केल की तरह लीकर्ट स्केल है ना, लीकर्ट स्केल हुआ। उसमें भी क्या होता है कि आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हो पूरे पार्ट्स को और फिर उसकी टोटल लगा लेते हो, ठीक है। जैसे बताया था ना, एग्री, डिसएग्री, नॉट एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरीके से पार्ट्स में क्या कर देते हो, उस चीज को डिवाइड कर देते हो, है ना, इस तरीके से। तो इसको रूब्रिक्स रेटिंग स्केल बोल दिया जाता है। और ये देखो, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है? ऑफ लर्निंग का मतलब समेटिव की बात हो रही है। फॉर लर्निंग का मतलब क्या था? फॉर्मेटिव की बात हो रही है। और एक और होती है एज लर्निंग। एज लर्निंग का मतलब क्या होता है? जब आप सेल्फ लर्निंग पे फोकस कर रहे हो, समझ रहे हो ना, आप अपनी लर्निंग पे ध्यान दे रहे हो। एज लर्निंग का मतलब सेल्फ लर्निंग। देखो, इस दुनिया में सबसे बेस्ट लर्निंग होती है सेल्फ लर्निंग, याद रखिएगा। क्योंकि जो चीजें आप खुद से सीखते हो ना, विदाउट किसी की हेल्प से, वो आपके मतलब आपकी लाइफ का एक परमानेंट पार्ट बन जाता है। जैसे आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, है, जैसे आप एक्सपीरियंस से सीखते हो। मैं आपको बताता हूं, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जब हम छोटे होते थे ना, मतलब अभी तो आई थिंक मुझे शायद 12-13 साल हो गए, हमने क्रैकर वगैरह नहीं चलाए हैं हर साल, मतलब दिवाली पे नहीं लगाते। तो जब छोटे थे तो बच्चे होते हैं, आप लोगों को पता है हम क्या करते थे, बम पटाखे चलाते थे। इतना घर वाले लेके तो देते नहीं थे। वो एक 2.5 रुपए का बम आता था, मुर्गा छाप, मुझे लगता है अब भी आता ही होगा। वो अभी आई थिंक 2.5 से 5 रुपए का आता है, जिसमें वो लाल रंग के काफी सारे बम होते हैं ना। और जो लोग बड़े बड़े होते थे वो तो उसको एक साथ जलाते थे, और हमारे जैसे होते थे ना, हमारे घर वाले हमें 100-150 रुपए के बम लेके देते थे। तो हम मुर्गा छाप का पैकेट खोलते थे और उसके एक एक बम को अलग करते थे कि हम इसको काफी देर चलाएंगे, मतलब एक पैकेट को 15-20 मिनट तक चलाएंगे। क्योंकि अगर एक बार में उसको आग लगा दी तो वो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करते थे, उसके अंदर 20-25 बम होते थे, तो उसको खोलते थे आराम से, उसको ऐसे एक एक करके बम निकालते थे। क्योंकि हमें ऐसा होता था कि भाई दिवाली की पूरी रात है, इसको चलाना है। तो मेरा एक दोस्त था, वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट ज्यादा करता था। वो क्या करता था, उसने क्या किया, दूसरे दिन जैसे दिवाली की दूसरी रात भी छुट्टी होती थी, तो हम क्या करते थे, हम ना बम ढूंढने जाते थे। रात को बम चला लिया तो हम ना गलियों में से बम उठाने लेके जाते थे, जो चले नहीं होते थे ना। तो हम पूरा एक्सपेरिमेंट करते थे साइंटिस्टों की तरह कि अच्छा यार, तू इधर वाली गली में ढूंढ, मैं इधर वाली गली में ढूंढ। लिफाफे में लेके जाते थे कि यार ये वाला बम, अच्छा यार ये चला नहीं था, चल इसको फिर चलाएंगे, आज रात को चलाएंगे, इसको ऐसे चलाएंगे। तो हम पूरा दिन क्या करते थे, बम ढूंढते रहते थे और उसको चलाते रहते थे। तो उसने क्या किया, एक दिन उसने सारे बम्स की वो निकाल के ना, उनके अंदर जो बारूद टाइप होता है ना, उसको ना एक 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 बकेट टाइप में छोटी सी में डाल दिया। मैंने कहा क्या करने लगा है? बोला मैं इसका ना, उसको बारूद उसने इकट्ठा किया और एक जगह पे उसको ऐसे रख दिया। पॉट सा था ऐसा, जिसमें दिया लगाते हैं ना, वो थोड़ा बड़े वाला था, तो उसमें उसने भर दिया। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? बोला इसमें ना एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ तुझे। मैंने कहा भाई तू रहने दे यार, ऐसा कुछ हमें पता नहीं था, छोटे थे। बोला नहीं नहीं, एक्सपेरिमेंट करूंगा, मैं तेरे को बताऊंगा। मैंने कहा अच्छा क्या एक्सपेरिमेंट करेगा? बोला तू बस देखते रहना। मैंने कहा चल ठीक है, ये बोल रहे देखते रहना। तो उसने क्या किया, उसने ना उसको ऐसे रखा नीचे और उसके मुंह ऊपर ऐसे मुंह कर लिया ना, उसके बीच में उसने ना ऐसे आग लगा दी। तो पहली तो वो आग लगी नहीं, काफी देर वो ट्राई करता रहा, और एंड में जैसी आग लगी ना, वो एकदम ऐसे फटा और उसके आगे के सारे बाल जल गए। मतलब यहाँ पर उसके जो बाल थे ना, वो कटिंग था, तो उसके आधे बाल इधर से जल गए, आधे बाल इधर से जल गए, आधे बाल इधर से जल गए। मैंने कहा ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तब ये सेल्फ लर्निंग होगी, ठीक है। चाहे वो उसका बेचारे को घर पे जाके मम्मी ने पीटा भी होगा, बट सेल्फ लर्निंग का कंसेप्ट यही है कि जब आप खुद से कुछ सीखते हो, ठीक है, फिर वो आप कोई एक्सपेरिमेंट करके सीखते हो या कुछ भी करके सीखते हो, तो सेल्फ लर्निंग है, वो हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट देती है। नहीं नहीं, अरे हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है जो हम हमेशा देखते ही रहते हैं।
आपकी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस, देखो हर किसी की एक्सपीरियंस, हर किसी की जिंदगी ना एक्सपीरियंस से भरी हुई होती है। मुझे लगता है हम अपनी जिंदगी में कितने सारे एक्सपीरियंस करते हैं, हर रोज आपको नए नए एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं। तो जिंदगी क्या है कि एक्सपीरियंस ही तो है, हम एक्सपीरियंसेस के कलेक्शन को ही हम अपनी लाइफ है वो बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का इवैल्यूएशन टॉपिक खत्म होता है। कल हम सीबीसीएस सिस्टम पढ़ेंगे और कोशिश करूंगा लर्निंग वाला टॉपिक शुरू कर दूं क्योंकि वो थोड़ा लेंथी टॉपिक है। तो कल क्लास को 2 घंटे की लेंगे। ठीक है, तो इवैल्यूएशन से एक क्वेश्चन आपको कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। सो बी श्योर कि आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है जी, बताइए क्या बोलना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, हेलो हाँ जी बोलिए। सर, मैं और मेरे मास्टर डिग्री पे थर्ड सेम तक 80% नंबर है। मुझे फोर्थ सेम तक क्या 80% नंबर चाहिए नेट जेआरएफ? नहीं नहीं, उसके लिए तो सिर्फ 55% चाहिए होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। तो इतने नंबर, इतने में तो 2-3 लड़के पास हो जाते हैं। तो सिर्फ 55% नंबर की जरूरत होती है, आपके तो 80% है, तो टेंशन मत लीजिए, आप एलिजिबल हो उस चीज के लिए। ओवरऑल पूरे मतलब पूरी मास्टर्स में हमारे 55% ही चाहिए, तो आप सर, एम फिफ्थ कॉम की ईयर में टेंशन मत क्या लीजिए। चाहिए? 80% का क्या इफेक्ट? नहीं नहीं, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो तो देखो, वो आपकी एम कॉम में आपके कितने नंबर है, 55% से ज्यादा है, बस दैट्स इट। फिर क्या इंटरव्यू तक जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करूंगा तो इंटरव्यू से वो तो देखो, वो 80%? तो सीवी में आएगा ना, वो तो डिपेंड करता है जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनकी परसेप्शन क्या है। अदरवाइज एज सच उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता मार्क्स। सर, मुझे अब स्टडी एमए से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या नेट पे? देखो ऑब्वियसली बात, नेट पे करोगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि मास्टर्स तो हो ही जाएगी। पहले आपके 80% आ रहे हैं तो इसका मतलब पढ़ तो लोगे ही। तो नेट क्लियर कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है ना। अदरवाइज मास्टर्स तो अपने आप हो ही जाता है, क्योंकि नेट करने के लिए फिर अलग से टाइम देना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप साथ ही साथ नेट की तैयारी अच्छे सर, तरीके इस से। साल का एग्ज़ाम जून से होगा या जुलाई से? कि मेरा अभी इसके बारे एग्ज़ाम में कुछ कह नहीं सकते ना, आप पढ़ाई पे ध्यान रखो, फोर्थ बाकी से सब मेरा चीजें साइड पे रखो। जुलाई से फोर्थ से मेरा एग्ज़ाम शुरू होगा मास्टर डिग्री का। रूटीन दे दिया। अरे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप अल्टीमेटली देखो करनी तो दोनों ही पड़ेंगी। अब अपना फोकस है, पहले कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ लो जो एमकॉम में भी हेल्प करेंगे और आपको मास्टर नेट में भी करेंगे। सर, मेरा एमकॉम नहीं है, मेरा बंगाल मतलब से। जो भी मास्टर्स है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है सर, थैंक यू सर। 80% नंबर कौन लेता है यार। Good morning, sir. हेलो, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क कि अगर वो नोटिफिकेशन आया था जिसमें अगर प्रोफेशनल कोर्सेज किए होते हैं लाइक सीए सीएस, जी, तो उस वो दैट इज इक्विवेलेंट टू अ मास्टर्स डिग्री। बट सर जैसे उसमें परसेंटेज क्राइटेरिया होता है, वो फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल तीनों लेवल से परसेंटेज कैलकुलेट होती है या फिर सिर्फ लास्ट ईयर की होती है, लाइक प्रोफेशनल लेवल की होगी? ये मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि ये पिछले साल ही नोटिफिकेशन आया था कि जो आपकी सीए है वो आपकी मास्टर्स के बराबर हो जाती है। तो उसमें आई थिंक कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी 50%, क्योंकि अगर आपने सीए कर लिया तो उसमें क्राइटेरिया का कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। और 55 से तो ज्यादा ही होंगे ना, ऐसा सर तो नहीं। 55 से ज्यादा में तो रैंक आ जाती है, तो 50 बहुत मुश्किल से बनते हैं प्रोफेशनल का अगर तीनों ग्रुप साथ दो तो। अच्छा, नहीं तो फिर ऐसा सच तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने वाली है। और सर उसमें कोई जैसे टेंशन कि वाली बात नहीं है। टू बी ऑन अ सेफर साइड, मैंने एमकॉम बीपीसीजी भी कर लिया है, तो वो इग्नू का कोर्स है। उसमें होता है कि सीएस अगर किया हुआ हो तो तुम्हें सिर्फ 4 पेपर देने होते हैं, तो वो एमकॉम डिग्री हो जाता है। तो लाइक वो भी वैलिड रहेगा? हाँ हाँ, उसमें भी वैलिड रहेगा। देखिए उसमें कोई इतना इशू नहीं आता है अगर एमकॉम है और सीए किया हुआ है, क्योंकि वो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जब एग्जाम क्रैक हो गया तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। थैंक यू।
हेलो सर। जी बोलिए। सर मेरा मास्टर का 1% नंबर है, मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ, मैं एग्जाम दे सकता हूँ? मुझे कुछ भी नहीं सुना, क्या बोला? मेरा मास्टर्स का 51% नंबर, ठीक ओबीसी है। कैटेगरी। ओबीसी तो उनका ना ऑफिशियल नोटिस पढ़ लीजिए, ओबीसी के लिए कितना है, 50% है या कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी होगी। ओबीसी में कितना है, 50% है शायद, तो एलिजिबल हो, अदरवाइज आपको फिर जितने वो हैं उतने तो लेने ही पड़ेंगे ना जब कंप्लीट हो जाएगी आपकी मास्टर्स। मास्टर्स हो गया मेरा। तो फिर वो आपका उनका ऑफिशियल नोटिस देखना पड़ेगा। अगर आपके 50 मतलब सपोज करो अगर 55% है तो आपको इम्प्रूवमेंट का पेपर देना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। अगर ओबीसी में 50% है तो आप एलिजिबल हो। प्रीवियस नोटिफिकेशन मैंने देखा था, ओबीसी का 50%। हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जब ऑफिशियल नोटिस में लिखा हुआ है तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो हाँ सर, मेरा नाम मनीषा है। जी। सर मैंने आज ही सब्सक्रिप्शन लिया है, फर्स्ट टाइम मैंने मतलब ज्वाइन किया है अनअकैडमी को। ठीक है जी। सर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, जैसे मैं पढ़ रही हूँ। सर आपका इस मतलब अभी इस मंथ से कोई नया बैच स्टार्ट होगा? ये जो इस कोर्स को आप देख रहे हो ना, ये नया बैच ही है, तो आप इसकी पहले की 2-3 रिकॉर्डिंग को देख लीजिए। तो अभी इसमें 2-3 क्लासेस ही हुई हैं, तो आप यहाँ से अपना शुरू कर सकते हो। उसके साथ पिछली क्लासेस को आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हो और इससे आप अपना लाइव शुरू कर सकते हो। मतलब ये सर टीचिंग। ये जो आप अभी करा रहे हो, ये बैच कब से स्टार्ट हुआ था? देखो बच्चे, बैच ऐसा सच नहीं होता, हर वीक एक अलग यूनिट होती है। तो आप ये मान के चलो कि इस पर्टिकुलर यूनिट से ही आप अपना बैच मान के चलो, और उसके साथ, क्योंकि इसकी अभी आज चौथी क्लास थी, तो आप रिकॉर्डिंग से पहली जो 3 क्लासेस है उसको कवर करके इसको लाइव कंटिन्यू कर सकते हो, और उससे पहले वाली जो क्लासेस कोई भी यूनिट आप कवर करना चाहते हो आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हो। आई थिंक ये फर्स्ट अप्रैल से ही शुरू हुआ है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है कि अब जैसे पीएचडी के लिए अभी एक नया नोटिफिकेशन आया है कि 40% सीट्स रिजर्व होंगी जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है पीएचडी का, एंड बाकी नेट और जेआरएफ के थ्रू होगा। तो सर मेरा नेट तो क्लियर है, बट जैसे हम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं तो अब 60% नेट और जेआरएफ में से वो ज़्यादा प्रेफरेंस जेआरएफ को मिलती है, और अब नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 40% तो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हो जाएगा। तो सर नेट क्लियर करके थोड़ा वो लग रहा है कि क्या फायदा हो ही नहीं रहा है एडमिशन के लिए, क्योंकि प्रेफरेंस जेआरएफ को ज्यादा मिल रही है। तो जेआरएफ करो ना फिर। सर वो तो हम कर ही रहे हैं, बट अब एंट्रेंस एग्जाम देने का भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि नेट तो क्लियर ही है। तो सर नहीं ऐसे तो में नेट का एंट्रेंस फायदा। प्रेफरेंस तो मिलेगी ना। 40 और 60 भी बहुत बड़ा गैप होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि हाँ बहुत कम गैप है। देखो अल्टीमेटली यार एक बात सर आप मेरी समझ लीजिए, मैं सबको ये बहुत क्लियर कट बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं पे एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप मतलब एडमिशन लेना चाहते हो ना, तो वो आपको मिल ही जाएगा। वो आपकी डिटर्मिनेशन पे, आज नहीं तो कल एक नहीं दूसरी जगह पे मिल ही जाएगा। वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपको बस उस चीज को लेके नेगेटिव नहीं होना है। अगर आप इस तरीके से नेगेटिव रहोगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा पॉजिटिव रहिए, सब हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। Am I audible, sir? जी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं भी नई स्टूडेंट हूँ और मैंने ये टीचिंग एप्टीट्यूड अभी शुरू किया है, और सर मेरा ये हायर एजुकेशन वाला मैंने कुछ भी पीछे का किया नहीं है। तो सर आई जस्ट वांट टू आस्क कि मुझे वो पीछे वाली क्लासेस में क्या क्या कवर करना है? देखिए वो तो डिपेंड करता है ना, आप कौन सी यूनिट्स को रिकॉर्डिंग से कर सकते हो। मतलब मैंने तो ये नवंबर के बाद सारे कोर्सेज अपडेटेड है,
तो आप रिकॉर्डिंग से कोई भी कोर्स करना चाहते हो, सपोज करो आप आईसीटी पढ़ना चाहते हो, तो आप आईसीटी के कोर्स में जाइए, पहली क्लास से देखिए, रिकॉर्डिंग से 7 से 8 यूनिट तक खत्म कर मतलब कवर कर लो, आपका वो कोर्स हो जाएगा। इसी तरीके से आप रिसर्च पढ़ना चाहते हो तो नवंबर के बाद, अक्टूबर नवंबर के बाद जितनी भी यूनिट्स हैं वो सारी अपडेटेड है, आप कोई भी यूनिट शुरू करके उसको खत्म कर सकते हो रिकॉर्डिंग से। ओके सर। सर एक चीज और पूछनी थी, अभी जैसे हायर एजुकेशन फिर से शुरू होगा तो उसमें फिर मतलब जीरो अभी जो हायर एजुकेशन होगा ना वो पार्ट 2 है, वो कल रात से जो कोर्स है, तो उससे पहले आपको उसका पार्ट 1 है जो वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें उसका काफी सारा पोर्शन वहां पे कवर हो रहा हुआ है और ये है वो उसका पार्ट 2। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर मुझे एक्चुअली ये पूछना था आपसे, एक्चुअली मैंने ना आज ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया है और मेरा नेट क्वालिफाइड है, तो मुझे ये पूछना है कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूं जिससे मेरा जेआरएफ क्लियर हो जाए। देखिए उसके लिए आप अपना पेपर डाउनलोड करो और सबसे पहले अपना स्वॉट एनालिसिस करो, स्ट्रेंथ एनालिसिस, वीकनेस, और जहां पर आपके मार्क्स गए हैं, क्योंकि नेट क्लियर है तो कहीं ना कहीं आपके पास तो एडवांटेज है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं, तो आप अपने वीक पोर्शन पे मेहनत करो जहां से आपके मार्क्स गए हैं। बाकी तो आपको पता ही है नेट की तैयारी आपने की है, क्लियर की है, तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर जो आपकी वीकनेस है ना उस पे काम करो और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। सर जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं उसे मुझे दोबारा सारा पढ़ना होगा या आप पहले पेपर डाउनलोड करो ना, अपना जो पेपर हुआ था ना उसका एनालिसिस करो और देखो कि वहां पर आपने कहाँ पे गलती की है, तो आप अपने वीक एरिया से शुरू करो। वीक एरिया से, ठीक है सर, थैंक यू। अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो बाकी बच्चों के साथ हम कल बात करेंगे, ठीक है? कल मिलते हैं अभी आगे की क्लास में। और हायर एजुकेशन का पार्ट 1 का मतलब वो जो हायर एजुकेशन का पूरा कोर्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। पहला कोर्स है वो आई थिंक मार्च में हो चुका है, उसका सेकंड पार्ट है, तो मतलब हायर एजुकेशन के दोनों कोर्सेज को करोगे तो आपका हायर एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा। कुछ नहीं किया, हायर एजुकेशन आपको सारा पढ़ाया जाएगा, बस फर्क ये है कि उसको 2 हिस्सों में कर दिया गया। पहला हिस्सा हो चुका है और जो दूसरा है वो कल शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच और बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए।